अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे प्रोग्राम कैफे मार्गला और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया राजपूत। उम्मीद है आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। वैसे सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तो वीकेंड का आगाज़ भी नहीं कुछ एरियाज़ में हुआ होगा, क्योंकि स्पेशली लाहौरियों की बात करो तो वो तो 10-11 बजे से पहले उठते नहीं, कराची वाले से ज़्यादा लेट उठते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, ये अच्छी चीज़ होती है सैटरडे और संडे के लिए कि आपको नान चने लेने हो, निहारी पाए खाने हो, हलवा पूरी खानी हो, तो कम से कम कराची और लाहौर में तो मैंने देखा है 2-2 बजे तक आपको नाश्ता मिल ही जाता है, क्योंकि लोग अमूमन लेट उठते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो ज़्यादा देर तक सोता रहेगा वो फिर हाथ धोएगा, और शायद कि उसको ना सिर्फ नान चने नसीब होंगे, ना ही हलवा पूरी वगैरह नसीब होगी। तो एटलीस्ट इसीलिए हम कैफ़े मागला की टीम कोशिश ये कर रही होती है कि सुबह 9 बजे हम आपके घरों पर दस्तक दे दें, ताकि आप लोगों को सोते हुए जगा दें, कुछ अपने इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स के साथ, अपने इंटरेस्टिंग मेहमानों के साथ, स्पेशली उन मेहमानों के साथ जो कितनी दूर से हमें ज्वाइन करते हैं। तो आज भी प्रोग्राम में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें टर्की से ज्वाइन करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो हमें इंग्लैंड से ज्वाइन करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो हमें जर्मनी से ज्वाइन करेंगे। तो कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है, उसके लिए आपने कैफ़े मागला को देखते रहना है। तो जनाब, ये सेगमेंट हमारा हर लिहाज से बड़ा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि हम इस सेगमेंट पे कुछ ऐसी शख्सियात को इनवाइट करते हैं कि जो बड़े एक बेहतरीन लेवल पर, बड़े ओहदों पर रहकर पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया के साथ बेहतर बनाने में अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो आलमी दुनिया से ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाना किसी भी मुल्क के लिए डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। तो हमने देखना है कि हमारे लिए राइट लेफ्ट कौन कौन से ममालिक ऐसे कि जिनके साथ हम लोग अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये एक तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। फिर इन ताल्लुकात को बढ़ाने में, एक मुस्बत शक्ल देने में एक सफ़ीर का बड़ा अहम किरदार होता है, जिसे हम डिप्लोमेट कहते हैं। अब ऐसी एक मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के बहुत के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाया, और साथ ही साथ फिर हमने ये देखा कि जब वो पाकिस्तान में रहते हैं तो किस तरह से न सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और यहाँ पर रहने वाले जो बाकी डिप्लोमेट्स हैं उनसे भी पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए क्या किरदार अदा कर रहे होते हैं। आज हमारे मेहमान बने जनाब सीनियर डिप्लोमेट डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब, जो कि 1995 से फ़ॉरेन सर्विसेज से वाबस्ता हैं, और कई ममालिक में हमने देखा है कि सिफारती जिम्मेदारियाँ भी वो अपनी अदा कर चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा भी रहे हैं, स्पोक्स पर्सन रहे हैं, और इस वक्त वो जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। तो उन्हें ज़रा वेलकम करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ जर्मनी से, और आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इस्लामाबाद में तो सर्दी बढ़ती चली जा रही है, जर्मनी में तो अमूमन सर्दी रहती है। इस वक्त वहाँ का वेदर कैसा है? यहाँ जी काफ़ी सर्दी है। 8-10 डिग्री सुबह के टाइम होता है, 5-6 तक चला जाता है। अभी नवंबर है, तो एज थिंग्स प्रोसीड तो ये माइनस में चला जाएगा दिसंबर में। तो काफ़ी सर्दी यहाँ होती है। मतलब ये नहीं कि जब आप जर्मनी की सर्दी महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपने पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज को विजिट किया होगा तो आपको याद जरूर आता होगा कि अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ या उन एरियाज की तरफ, फुंजा वगैरह की तरफ इतनी ठंड जरूर पड़ती है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बिल्कुल याद भी आता है। यहाँ पे ये एक फ़र्क है, यहाँ सेंट्रल हीटिंग का एक मैकेनिज्म होता है, उससे उतनी सर्दी फील नहीं होती आपको। घर के अंदर स्वेटर वगैरह पहनने की या ऑफिस के अंदर ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाहर जब भी आप निकलते हैं सड़क पर कहीं जाने आने के लिए, तो काफ़ी शदीद सर्दी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, कुछ ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप जर्मनी में मौजूद हैं और पाकिस्तान के लिए अपनी अहम जिम्मेदारियों को आप वहाँ पर सरअंजाम दे रहे हैं? मुझे जी 2.5 साल से तकरीबन 1 माह ऊपर हो गया, और उसमें जाहिर है पहले 2 साल कोविड था, तो बहुत मुश्किलात थी। उस तरह सफारतकारी जो हमने सीखी है उसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये है कि अब करीबन 8-10 माह से इस साल में काफ़ी काम करने की इजाज़त मिल गई है। पाबंदियाँ जो कोविड की थी उनमें कमी आ गई है, तो जाहिर है कि ज़्यादा एक्टिव मैंने पिछला 1 साल ही गुजारा है। अच्छा, 1995 में आपने फॉरेन अफेयर सर्विसेज ज्वाइन की, फिर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तैनातियाँ भी आपकी रही हैं। जब डिफरेंट असाइनमेंट्स आपको मिली हैं, सबसे ज़्यादा आपने अपनी किस मुल्क की पोस्टिंग को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है? मैं जी अफ्रीका, तंजानिया में रहा, इंग्लैंड अच्छा। रहा पढ़ने के लिए, ब्रसल्स रहा, जद्दा रहा। हर असाइनमेंट जो है जी उसका अपना एक मज़ा था, उसकी अपनी एक दिलचस्पी थी, उसका अपना एक माहौल था।
तो मैं चूज नहीं कर सकूंगा। तमाम बहुत आउटस्टैंडिंग थी और एज ए सिफारतकार आप में अगर फ्लेयर है कि जी मुख्तलिफ ममालिक में आप रहना चाहते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों का रहन सहन आप देखना चाहते हैं, उनके कल्चर को समझ, सिर्फ मुल्क की बात नहीं है, जितना आप उसके कल्चर में, उनके समाज में खुब जाएंगे उतना आप फायदामंद हो सकेंगे अपने वतन के लिए। तो ये यूरोप में ब्रसल्स रहा, बड़ा दिलचस्प था, विलायत में पढ़ता रहा 1.5 साल, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और यहाँ जर्मनी का एक अपना फ्लेवर है, और जद्दा तो होली लैंड, तो उसका तो बहुत मजा था। तो मुख्तलिफ, अफ्रीका पहली पोस्टिंग थी मेरी, और तंजानिया एक बहुत दिलचस्प जगह है, और तकरीबन सारा अफ्रीका मैंने फिरा अपनी पोस्टिंग में। हमने तो डॉक्टर साहब अमूमन अफ्रीका को मूवीज में ही देखा है और उनका कल्चर बड़ा ही हमें मुख्तलिफ नजर आता है। क्या वाकई ये कल्चर वैसा ही है जिस तरह से हम लोग एक मूवी में या किसी सीजन में या किसी वीडियो में देखते हैं? क्योंकि वहाँ का कल्चर बाकी ममालिक निस्बत खासा थोड़ा सा मुख्तलिफ सा है। जी आप ठीक कह रही हैं। इसमें फॉर यंग बडिंग डिप्लोमेट्स, जो यंग लड़के लड़कियां सिफारतकारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये बता दूं कि जो आप नेशनल जियोग्राफिक में या वीडियो में देखते हैं वो मैंने लाइव देखा। अच्छा। और उसकी फिल्मिंग की है, ये शेर के शिकार और ज़ेब्रे, ज़राफ़े जंगलों में, बहुत बहुत दिलचस्प है। अगर आपका फ्लेयर हो, आपको शौक हो, तो ये मसाई मारा और ये सब मैंने खुद देखा है और फैमिली ने भी देखा है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी आपने जो है वो कुछ जिम्मेदारियां संभाली, वहां पर भी आपने काम किया। वहां का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि वहां पे किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, दुनिया में बसने वाले जितने भी मुल्क हैं सब कहीं किसी न किसी खत्ते का, किसी न किसी जजीरे का कोई ना कोई मसला अक़वाम मुत्तहिदा में आपको मिलता ही मिलता है। वहां का एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा जरा। जी मैं वहाँ पोस्टेड नहीं रहा, लेकिन मैं सेक्शन ऑफिसर यूनाइटेड नेशंस था, फिर डायरेक्टर यूनाइटेड नेशंस था, फिर डायरेक्टर जनरल साउथ एशिया, जो हमारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा है वो वहाँ पे है। तो बहुत रेगुलरली मैं वहाँ जाता आता रहा। जब पाकिस्तान सलामती काउंसिल का मेंबर था 2003-04 में तब भी, और 2012-13 में तब भी, और बड़ा डीप मेरा इंटरेक्शन वहाँ पे रहा। वो एक बड़ी मज़ेदार जगह है, बड़ी दिलचस्प जगह है। अगेन जो यंग सिफारतकार आना चाहें, ये जगह है जहाँ हमें कॉम्पिटेंट, मेहनती काम करने वाले यंग सिफारतकारों की ज़रूरत है पाकिस्तान को। और वहाँ थोड़ी सी स्पेस होती है जिसके अंदर आपको काम करना है। हम ज़ाहिर है एक बहुत ताकतवर मुल्क नहीं है, मुआशी तौर पे भी हमारे चैलेंजेस रहते हैं, तो आपको अपनी मेहनत से जगह बनानी पड़ती है। वो जो एक लेवरेज है कि मेरे पास $10 मिलियन एड देने के लिए हो, या मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी देने के लिए हो, वो चीज़ें हमारे पास नहीं। हमारे पास सिर्फ अपनी मेहनत है, और उसी से हम ये जम्मू कश्मीर जिंदा रखे हुए हैं। उसी से हम हमारी जो नेशनल, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जी पाकिस्तान के कौन से चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी सिफारतकारी पे पड़ता है, आपकी ग्लोबल पोजीशन पे पड़ता है। लेकिन एज ए सिफारतकार मैं ये नहीं कह सकता कि जी ये तो अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये है कि मेरा मुल्क जो है उसके पास मुआशी मसल नहीं है इतना, या कोई इस किस्म के जो मसाइल हैं, उसके बावजूद करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी जगह है जी, और यूएन तो बहुत दिलचस्प है और हमें काम करना चाहिए। दफ्तर खारजा की तर्जुमानी की आपने, मीडिया के बड़े मुश्किल सवाल होते हैं लोगों की तरफ से, क्योंकि आपके पास सामने इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट भी मौजूद होते हैं। किस तरह से आप आज तक उन क्वेश्चंस को काउंटर करते आए हैं? ये बहुत ही दिलचस्प काम है जो सफारतकारी में स्पोक्स पर्सन तर्जुमानी का जो है, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क की तर्जुमानी जो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन लोकेशन में रहता है। हिंदुस्तान से हमारे मसले हैं, अफगानिस्तान में इतने मसाइल थे, हर तरफ हमारे कोई ना कोई मसला चल रहा होता। जम्मू कश्मीर का एक दरीना मसला है, पानी के मसाइल हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के, सियाचिन सर क्रीक के मसले हैं, बेशुमार हमारे चैलेंजेस हैं। तो इसलिए इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। और सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा कि कौन सा सेंसिटिव मैटर है कि जहां पर आप लोग भी बात करने से पहले जरा बहुत ज्यादा गौर फिक्र के साथ सोच रहे होते हैं कि मतलब मुख्तलिफ रीजन के जो मामलात और ताल्लुकात है, अगर फलाने रीजन का कोई क्वेश्चन, उसकी कनेक्टिविटी पर बात आ जाए, वहां पर बहुत ही ज्यादा बुर्दबारी का मुजाहरा करना पड़ता हो? ये मैं बढ़ा के नहीं बता रहा, मगर हकीकत ये है कि हर सवाल जो है उसमें आपको बहुत ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि
हर सवाल की इम्प्लीकेशंस होती हैं, तारीख होती है, ममालिक होते हैं, सेंसिटिविटीज होती है। तो हर सवाल पे आपको उसकी हसासियत का मालूम होना चाहिए, सोशल मीडिया ट्रेंड्स का पता बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। ये नए टूल्स आ गए हैं जिनका अदराक इवन आपके लीडरशिप लेवल पे उस तरह नहीं होता कि जी ट्विटर ट्रेंड क्या कर देगा, तो इंस्टाग्राम क्या कर देगा, तो बाकी ये सही। टिकटॉक्स आ गई हैं, चीजें बिल्कुल चेंज हो गई और इंस्टेंट रिएक्शन आपसे मांगा जाता है। तो ये बहुत एहतियात की जरूरत है। आपकी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पॉलिसी गोल्स आपके सामने होने चाहिए, फिर आप इसको संभालने की कोशिश कर सकते हैं। जो आपने भी बात की ना ये ट्विटर ट्रेंड्स की और सोशल मीडिया के दौर की, डेफिनेटली बहुत से ममालिक की जो सैनिटी है या उनकी सिक्योरिटी है स्टेक पर लग जाते हैं। अब ये सोशल मीडिया भी जो है ना, इसका भी किरदार एक स्टेक होल्डर का बन गया है। जर्मनी में रहते हुए आपने किन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जर्मनी का सोशल मीडिया, क्योंकि बहुत सारे मुल्क के ऐसे हसास मामला भी होते हैं जो कि बड़ा ओपनली पाकिस्तान में डिस्कस किए जा रहे होते हैं। इस चीज़ को वहाँ की गवर्नमेंट कैसे देखती है डॉक्टर साहब? ये बड़ा दिलचस्प मामला है जी। सोशल मीडिया में पाकिस्तान का जो मीडिया फ्लेवर है वो बहुत डिफरेंट है। बहुत से ब्रेकिंग न्यूज चैनल चल रहे हैं, ऐसा हिंदुस्तान में होता है, चंद और ममालिक में होता है, जनरली दुनिया में ऐसा नहीं होता। अच्छा। कि जी 40 चैनल ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं लाल रंग के, उसमें वो चल फ्लैशर रहे चला हैं और के। सारा सिलसिला एक सेंसेशनलाइजेशन, किसी को नाराज किए बगैर मीडिया में एक सेंसेशन क्रिएट की जा रही। ये यहाँ नहीं होता। ये यहाँ पे ठहराव है। अच्छा। खबर चला दी जाती है मगर उसको ब्रेकिंग न्यूज और इस तरह जैसे कि आपके चेहरे पे आए कि जी पता नहीं क्या हो गया है, बड़े से बड़े वाक़ये को भी उसको टिकर चल जाएंगे साथ और एक बड़े धीमे अंदाज में पेश किया जाता है। नंबर 2, यहाँ थोड़ा सा मीडिया मैच्योर इस तरह से है कि वो रियलाइज करते हैं कि ये नहीं हो सकता कि अभी वाकया हुआ है तो 10 मिनट में आपको जवाब मिल जाए। जाहिर है इसमें मशवरा करना होता है, स्टेक होल्डर से पूछना होता है। तो अगर 4-6 घंटे लग गए हैं, कई दफा एक दिन लग गया है, तो वो दे अंडरस्टैंड कि जी ये कंसिडर्ड जवाब। सही बजाय इसके कि किसी फेक न्यूज को सामने लाया जाए, उस पर थोड़ी तहकीक की जाती है, रिसर्च की जाती है, तब उसकी डायमेंशन जो है वो लोगों के सामने रखी जाती है। अब थोड़ा ज़रा आपकी फैमिली की साइड पर भी आते हैं। पहले तो आपने हमें ये बताना है कि कितने ऐसे कंट्रीज है जहां पर आपकी पोस्टिंग हो चुकी है, और कौन सा ऐसा कंट्री था कि जहां पर आपकी फैमिली ने भी कहा कि नहीं डॉक्टर साहब इस दफा तो रहने दे, कुछ हो नहीं सकते कि एक्सटेंड कर दी जाए यहाँ पे पोस्टिंग, उनका भी दिल लग गया हो? मेरी फैमिली जी, मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। मेरी वाइफ डर्मेटोलॉजिस्ट है इस्लामाबाद में, बड़ी लीडिंग। तो वो जहाँ मैं गया साथ ही गई। यहाँ अभी वैसे वो पाकिस्तान गई हुई, लेकिन ये है कि बच्चों ने मेरे साथ बहुत एंजॉय किया और कहीं से भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जी वो जल्दी जाना चाहते हैं। और जब मैंने कहा जाना है तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम रुकना चाहते हैं। क्योंकि अब उन्हें भी आदत हो चुकी है आपके साथ पोस्टिंग्स करते करते। यकीनन यकीनन यकीनन। और सबसे ज्यादा मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान से क्योंकि दूर रहते हैं, कभी कहीं के पोस्टिंग आ गई तो आपको किस मुल्क से ही मुल्क ट्रैवल करना पड़ जाता है। पाकिस्तान का कौन सा खाना आपको सबसे ज्यादा याद आता है, या कौन सी जगह जिन्हें आप मिस करते हैं? सब जी, मैं इस्लामाबाद रहा हूँ सारी जिंदगी, तो अच्छा। इस्लामाबाद को मैं बहुत मिस करता हूँ। इस्लामाबाद, मेरा भाई घर भी इस्लामाबाद, वैसे तो फैसलाबाद से हमारा ताल्लुक है, मगर इस्लामाबाद मेरी तालीम रही है, तो इस्लामाबाद की गलियां और इस्लामाबाद मेरे दोस्त हैं सारे। तो यकीनन जी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मैं प्रैक्टिकली दी फर्स्ट जनरेशन ऑफ इस्लामाबाद, क्योंकि आपको पता है नया शहर था, तो हम यहीं स्कूल पढ़े इस्लामाबाद में, फिर कॉलेज, सब कुछ। तो ये, और खाने तो सारे जी मुझे पसंद है, पाकिस्तान के खाने तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। वाकई कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जर्मनी में आपको इतना स्पाइसी खाना शायद इतना खाने को मिलता हो जैसे पाकिस्तान के स्पाइसेस होते हैं। वहाँ पे थोड़ा फ्लेवर माइल्ड पसंद किया जाता है, कुछ ऐसा ही है? नहीं जी, आप हमारे घर पे आए, हमारी मेहमान बने, हम आपको बड़ा स्पाइसी खाना खिलाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, आई विश कि मैं कभी जर्मनी आऊँ और ज़रूर इंशाल्लाह आपकी तरफ आके कुछ ना कुछ हम लोग खाएं पिए। डॉक्टर साहब, अभी तक आपको जर्मनी का कौन सा सबसे अच्छा आपको खाना या रेस्टोरेंट आपको बड़ा पसंद हो, या वहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट्स हो जैसे टूरिस्ट भी आते हैं तो जर्मनी में आपने कहा हो कि अच्छा मेरी पोस्टिंग होगी, मैंने ये जगह तो लाजमी विजिट करके आनी है? ये जी जर्मनी, मैं पहले भी ब्रसल्स में था तो एक दफ़ा विजिट किया था, मगर वो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ था, अब भी होता हूँ और वहाँ कई दफ़ा गया हूँ। हाइडलबर्ग, जहाँ पे अल्लामा इकबाल 1907 में तशरीफ लाए थे, और वहाँ जहाँ उनकी रिहाइश थी वो जगह प्रिजर्व्ड है, उसके सामने प्लाक लगा हुआ है, सामने दरिया है नेकर का, जिसपे उनकी एक नज़म भी है। 2 साल वो हाइडलबर्ग रहे,
रहे थे, फिर म्यूनिख चले गए थे और पीएचडी उन्होंने म्यूनिख से मुकम्मल की थी। तो हाइडलबर्ग की वो जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जी, और वो मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी अगर आ सके, जिसको भाई चक्कर लगे, तो हाइडलबर्ग में 1-2 रातें ज़रूर रुकें, जहाँ अल्लामा इकबाल रहते थे, जहाँ अच्छा, उनकी मैं शायरी है, उनकी यादें हैं, तो मुझे वो बड़ी फैसिनेट करती। सही। दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि बतौर सफारतकार जब आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो सर पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी और जर्मनी के लोगों को भी एक छत के नीचे लाने के लिए या लोगों के अंदर पाकिस्तान का कल्चर या पॉजिटिव इमेज उन तक कन्वे करने के लिए आपको क्या लगता है एक डिप्लोमेट को क्या कुछ करना चाहिए, या क्या हम वैसा कर पा रहे हैं? जैसे कि मूवीज़ भी होती हैं, कहते हैं कि आप अपना सॉफ्ट इमेज जो है सॉफ्ट मैसेज कन्वे करते हैं थ्रू मूवीज़, थ्रू ड्रामाज, इस इंडस्ट्री के थ्रू भी, तो क्या पाकिस्तान ऐसा करने में किसी हद तक कामयाब हो रहा है या हम उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं? मुश्किल सवाल आपने कर दिया जी। कुछ हद तक हम कामयाब हो रहे हैं। जाहिर है इन चीज़ों के लिए जिनका आपने 2 फ़िक्रों में ज़िक्र कर दिया, बहुत से रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है। वो रिसोर्सेज़ अनलकीली हमारे पास उतनी फरावानी से अवेलेबल नहीं है। मगर जो अवेलेबल हैं उसमें हम बेशुमार चीज़ें करते हैं, और घर पे कोई म्यूज़िक की महफ़िल भी रख लेते हैं, पाकिस्तानी खानों पे बुला लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अभी मैं एक बड़ा लीडिंग टीवी चैनल है उनसे बात की, यही इकबाल पे, कि जी इकबाल और कोयटे पे वो एक टेलीफ़िल्म बनाना चाह रहे हैं, अल्लाह करेगा वो बन जाएगी। वो 2022 के तनाज़र में बननी है। यानी कि इकबाल को हमने देखा है वो चादर पहनी हुई, और वो उस चीज़ को आज की यूथ को सेल करना बहुत मुश्किल है। उसको किसी ना किसी तरह 2022 के तनाज़र में लाकर अगर कोई आप फ़िल्म बनाएँ, आजकल ये बड़ा पावरफुल मीडियम है, टेलीफ़िल्म बनाएँ या समथिंग, तो वो कैच भी करेगी, इकबाल का मैसेज भी जाएगा, और आपकी सोसाइटी में लोगों का ज़रा ज़हन खुलेगा भी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके करने की कोशिश करते हैं, और वो अभी रिसेंटली बिलाल अशारी साहब की एक मूवी रिलीज हुई है मौला जट, जिसने ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी बिजनेस किया है। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि क्या उसे जर्मनी में भी प्रोजेक्ट किया गया है या नहीं किया गया, और अगर किया गया है तो क्या आपने मौला जट मूवी देखी है? ये बिलाल अशारी साहब से मेरी बात भी हुई थी जी, और वो उन्होंने अपने जोर पे माशाल्लाह बर्लिन में भी वो फिल्म रिलीज हुई है, अभी भी लगी हुई है। सैडली मैं अभी तक देख नहीं सका हूँ। माय वाइफ इज इन पाकिस्तान, को आती हैं तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारे प्लान में है कि हमने देखी। जरूर देखने जाएगा क्योंकि मूवी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की, स्पेशली पाकिस्तान, बिलाल अशारी साहब पूरे पाकिस्तान को डेफिनेटली प्रमोट कर रहे हैं इस मूवी की वजह से, और हमें देखनी भी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि अभी आपने कहा ना कि आपके घर में पाकिस्तानी खाने बनते हैं और उनका स्पाइस वगैरह ऐसे ही होता है, और आप लोगों को बुलाते भी हैं। पाकिस्तानी पराठे आपने जर्मनी के लोगों को खिलाए हैं वहाँ पे? बिल्कुल खिलाए, बिल्कुल खिलाए, और बड़ा पसंद किया उन्होंने। और ये जो आप हमारी मेरी काउंटर पार्ट हैं, बड़ी सीनियर डिप्लोमेट हैं फॉरेन ऑफिस में नंबर 2 यहाँ पे, अभी बिलावल भुट्टो साहब आए हुए थे, तो उनके लिए ऑनर में खाना पाकिस्तान हाउस में हमने किया था, तो वहाँ पे वो मौजूद थी, और उन्होंने तो मिर्चें बड़े शौक से खाई और बड़ा इसरार किया कि वो दोबारा अपने हस्बैंड के साथ आना चाहती हैं यही मिर्चें खाने के लिए। ये अब मिर्चें जो हैं बड़ी वेलकम्ड हैं यहाँ पे, यूरोप में भी पसंद की जाती हैं, तो हम ये रूटीन में करते रहते हैं। चलें, लास्टली बस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई भी पाकिस्तानी अपने फैमिली के साथ जर्मनी विजिट करता है, किस जगह का मशवरा देंगे कि यहाँ पर ज़रूर घूम कर आएँ, और किस जगह का खाना रेकमेंड करेंगे, या कोई उनका एक लोकल फूड जो आप कहें कि मैंने ये ट्राई किया था तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा? ये बर्लिन में अगर आते हैं तो हाइडलबर्ग जी मैं ज़रूर कहूँगा, म्यूनिख, बर्लिन के अलावा ये 2 जगह ज़रूर देखें, हाइडलबर्ग और म्यूनिख। ये यकीनन खाने में इनकी फिश जो है, सोल फिश बहुत ही अच्छी ये बनाते हैं। अच्छा। वो हमारे टेस्ट के मुताबिक भी है, तो ज़रूर खाएं। थैंक यू सो मच एक्सीलेंसी फॉर योर प्रीशियस टाइम। खुश रहिए, पाकिस्तान का नाम यूं ही रोशन करती रही अपनी सफारतकारी के तवस्सुत से। लोगों को पाकिस्तान के करीब लाने का जो आपने बेड़ा उठा रखा है, ना सिर्फ अब आप जर्मनी में मौजूद हैं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में भी आपने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है। और बिलाल अशारी साहब से जो आपकी गुफ्तगू हुई है कि आपने मूवी देखनी और अभी भी वहाँ पे प्रोजेक्ट की जा रही है ये मूवी, तो ये मौला जट देख लेट्स सी कि डॉक्टर फैसल साहब कब जाकर देख कर आते हैं। बाय द वे मैं देख कर आ गई हूँ, अभी भी पाकिस्तानी सिनेमाज में ये मूवी लगी हुई है जनाब। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर जाइए और मूवी जाकर ज़रूर एंजॉय कीजिए। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और कोशिश कीजिए कि जब मैं ब्रेक से वापस आऊँ तो आई विश आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन मौला जट की बुकिंग करवा ली होगी। स्टे ट्यून कैफे मार्कला।
अच्छा, अब जो हमारी मेहमान हैं उनसे मिलवाने के लिए हमें टर्की तो नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो टर्की से खुद पाकिस्तान वापस आ गई हैं। वापस तो नहीं, मैं कहूँगी पाकिस्तान आई हैं और नेशनैलिटी उनकी टर्किश है, लेकिन अब वो पाकिस्तानी हो गई हैं। पाकिस्तानी वो कैसे हुई कि उन्हें हमारे एक पाकिस्तानी नौजवान से मोहब्बत हुई और अब वो उन्हीं की बीवी की हैसियत से पाकिस्तान में हमारे साथ रह रही हैं। इस्तांबुल से उनका ताल्लुक है और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो हमारी टर्किश भाभी हैं, ठीक है, ये जो हैं जनाब क्या कहते हैं, एक ब्लॉगर हैं, एक व्लॉगर है, मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया भर में उजागर कर रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें ज़रा वेलकम करते हैं, लेकिन स्काइप के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप तुर्कन आते? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान से? रहिए तो बताएं मुझे। मुझे तो अच्छी लगती है कि मैं हर साल आती हूँ। अच्छा, हर साल आती है? आपकी फैमिली पाकिस्तान में होती है? तो और भाई के बाद की बात कर रही हूँ, या फिर आप क्या कहते हैं इस्तांबुल में पैदा हुई? नहीं, मैं तो असली तुर्किश हूँ। मेरी अम्मी अबू भी तुर्किश है। जब मैंने यूट्यूब चैनल भी ओपन किया था, काफी ज्यादा लोगों ने मुझे ये पूछा था, लाइक शायद आपका अबू पाकिस्तानी होगा, अम्मी तुर्किश होगा, लेकिन इससे बात नहीं है। मेरी अम्मी भी अबू भी तुर्किश है। मैं तो तुर्की में पैदा हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप खुद तुर्की के सबसे खूबसूरत शहर इस्तांबुल से हैं, ठीक है, और अब आप लाहौर में रह रही हैं अपने हस्बैंड के साथ। कितनी लाइफ चेंज लगती है आपको इस्तांबुल और अब लाहौर? मैं ये बता सकती हूँ, ठीक है, मैं तुर्की में पैदा हो गया। तुर्की में ज़्यादातर तुर्की में मैंने टाइम स्पेंड किया, लेकिन मेरी मकसद पाकिस्तान आने की शादी नहीं थी। मैं 2014 में पाकिस्तान में स्टडीज के सिलसिले में आई थी। अच्छा। तो जब मैंने आई थी इधर 18 साल में थी, और उसके बाद मेरी सारी दोस्ती, सारी टाइम, मेरी सारी जवानी पाकिस्तान में गुजर गया। मेरे लिए जगह इम्पोर्टेंट नहीं है, उधर के लोग इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। मैं अगर हम जगह की कंपेयर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली तुर्की बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसमें इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देती हूँ। मैं कहाँ पे खुश हूँ और कौन से मेरी टाइम ज़्यादा स्पेंड हो गया, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज मैं पाकिस्तान में बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको ऐसे ही खुश रखे। तो फिर ये बताइएगा ज़रा, पाकिस्तानी कल्चर आपको कैसा लगा? यहाँ के लोग तो आपने बताया कि आपको बहुत अच्छे लगे, लेकिन जो यहाँ की सकाफत है वो आपको कैसी लगी है? क्या चीज़ आपको ज़रा ज़्यादा फैसिनेट कर रही होती है? नहीं, एक्चुअली पाकिस्तानी कल्चर मुझे पहली टाइम बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी थी, क्योंकि जब मैं पहली साल में पाकिस्तान में आई थी, ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा। बट जब मैंने इधर, मैं तो 7 साल से पाकिस्तान में कंटिन्यूसली रहा, इसलिए उसके बाद ठीक है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, लेकिन पाकिस्तान की कल्चर और ज़्यादा कलरफुल और बहुत ज़्यादा जॉयफुल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तुर्की खाने आपको याद आते हैं? मुझे याद नहीं आती, क्योंकि मैं खुद इधर बनाती हूँ। ओह जबरदस्त! तो क्या क्या बनाती हैं आप टर्किश डिशेस? कुछ हमें भी बताइए। ज्यादातर मैं इधर तुर्किश खाना, डोलमा होता, बरेक होता, ये चीजें बनाती हूँ घर पे। अच्छा, तो टर्किश लोगों को कैसा खाना पसंद है? स्पाइसी पसंद है, माइल्ड खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, क्या खाते हैं? हमको तो तुर्किश लोग, जब पाकिस्तान में हम पहले टाइम आते थे, मैंने खाई थी शवारमा। अच्छा। इतनी स्पाइसी शवारमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऑब्वियसली जब हम पहली दफा आई थी, मैं तो अराउंड 1 महीना में हॉस्पिटल में रहा। डोंट टेल मी कि शवारमा, स्पाइसी शवारमा खाने के बाद आप हॉस्पिटलाइज हो गई? हाँ जी, क्योंकि मुश्किल है, स्पाइसी हम नहीं खा सकती थी, और 2014 में इतनी ज्यादा तुर्किश की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में भी नहीं थी, हम खुद भी नहीं बना सकती थी, तो मजबूरी हमने पाकिस्तानी खाना खाया। 1 महीना हमने पाकिस्तानी खाने के बाद तो मेरी सारी डाइजेशन, मेरी सारी निदा खराब हुई थी। लेकिन जब मैं एडजस्ट हो गया तो अभी मुझे आई थिंक पाकिस्तान की खाना बहुत पसंद है, स्पेशली दाल चावल। अच्छा माशाल्लाह, मतलब ये नहीं कि अच्छा लोगों को ज़्यादा बिरयानी पसंद होती है, पाकिस्तान आने के बाद आपको दाल चावल ज़रा ज़्यादा पसंद आए हैं। बिरयानी आपने स्पाइसी बिरयानी खाई है पाकिस्तान में, और स्पेशली कराची की बिरयानी? मैंने कराची में भी बिरयानी खाया, लाहौर में भी खाया, नॉर्दर्न एरियाज में भी खाया, इस्लामाबाद में भी खाया।
बिरयानी अच्छा है, लेकिन दाल चावल उससे ज्यादा अच्छा, दाल चावल जरा ज्यादा मजे के हैं। अच्छा चलिए, एक तो हमारे वो क्या कहते हैं नाइजेरियन भाई थे, तो उन्हें जरा दाल माश बड़ी पसंद आई, फिर आपको जरा दाल चावल बड़े पसंद आ गए। दूसरा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में रहते हुए भी क्या सिर्फ आपने लाहौर में ही आप रह रही हैं या कुछ और इलाके भी विजिट किए, नॉर्दर्न एरियाज की तरफ गई हैं आप? अभी मेरे इस टूर में मैंने 20 दिन का नॉर्दर्न एरियाज का ट्रिप किया। सिकार्डू होगा, हुंजा होगा, और काफी अख्तौर वगैरह काफी ज्यादा जगह गई, नारान में भी गई। उसके अलावा पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, शेखुपुरा, शकरगढ़, गुजरावाला, आई थिंक मैंने सारी जगह फिर लिया। अच्छा मतलब, और सबसे खूबसूरत जगह आपको कौन सी लगी? लाहौर। ओह रियली? अच्छा वैसे लाहौर मेरा भी अपना शहर है, मैं खुद लाहौर को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन जब से इस्लामाबाद आई हूँ तो मुझे इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। दूसरा मुझे ये बताएं, कभी ये ख्याल आया, क्योंकि हम लोग जो हैं टर्किश खाने उस तरह से नहीं खाते, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके अगर आपको कभी कोई टर्किश डिश मिल जाए तो मिल जाती है, एक जो लोकल खाना टर्किश बना तो जो लोग वहाँ के जानते हैं, कभी सोचा कि मैं क्यों ना कोई फूड स्टॉल या फिर कोई फूड पर काम करूँ ताकि लोग जरा जो कम पैसों में वो टर्किश खाना भी खा सकें? एक्चुअली ये बता सकती हूँ, पाकिस्तान में ठीक है टर्किश रेस्टोरेंट है, बट इसको तो असली टेस्ट तो नहीं है इधर। अच्छा, असली टर्किश नहीं कह सकते। कितनी रेस्टोरेंट्स में विजिट किया, ठीक है खाना तो चलती है, लेकिन इधर की गोश्त और तुर्की का गोश्त अलग है। और आई थिंक इधर के रेस्टोरेंट पहले स्टार्ट करते टर्किश खाना में, फिर बाद में आपको भी पता है पाकिस्तानी तो खाते हैं स्पाइसी। तुर्कन आते मैं जानना आपसे चाह रही हूँ, मुझे बस लास्टली बता दें कि आपने तो यहाँ पर आने के बाद उर्दू लैंग्वेज सीख ली है कि क्या आपके ससुरालियों ने और आपके हस्बैंड ने आपसे टर्किश लैंग्वेज सीखी? एक्चुअली सारे लोग सोच रहे हैं कि मेरी हस्बैंड ने मुझे उर्दू सिखाया, ऐसे बिल्कुल बात नहीं है। अच्छा। मैंने जब पाकिस्तान में आई थी 2014 में, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी, उर्दू भी नहीं आती थी। मैंने इधर पहुंच किया, बस मुझे तुर्की जुबान आती थी। उसके बाद हमने 1 साल इंग्लिश क्लास दिया। फिर मैंने एडमिशन लिया द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब इन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। सही। पहली क्लास में सारी टीचर्स ने उर्दू बोलना स्टार्ट किया। मैंने कहा यार मैं तो अभी इंग्लिश सीखा, मैंने उर्दू कब सीखना। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, स्पेशली मेरी 2 साल पाकिस्तान में इतनी टफ था, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ना सही से मुझे कल्चर आते, ना सही से खाना खा सकती हूँ। वो आपकी लैंग्वेज अभी भी सुनकर मुझे याद थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि सिर्फ वो 2 साल नहीं, अभी भी आपके लिए उर्दू बोलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो आपके अल्फाज का हेर फेर भी हम देख रहे हैं। थैंक यू सो मच तुर्कन आते अपना वक्त देने के लिए, और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया को बाहर दिखाती रहिए, बताती रहिए। एंड लेट्स सी, हमारे यहाँ जो टर्किश हैं अब वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, फिर चाहे किसी से मोहब्बत का इजहार करके ही क्यों ना हो, ये मोहब्बत कायम रहनी चाहिए, ज़िंदा रहनी चाहिए। कुछ ज़िंदगी की तलखियाँ होती हैं जो हमें आगे बढ़ने का ना सिर्फ मौका देती हैं, बल्कि उन तलखियों से, उन गलतियों से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। हमारे यहाँ एक जिन्स ऐसी है कि जिसमें अभी तक सोसाइटी को उस हद तक शायद इतनी उसको लेके हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, या शायद किसी हद तक हो गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके हुकूक ऐसे हैं जो कि मुतासिर हो रहे हैं। मैं मर्द और औरत के बाद एक तीसरी जिन्स का यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ, जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन फिर भी इन मसलों के होने के बावजूद वो अपनी लाइफ में ये लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और अपने लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अपने से जुड़े उन लोगों के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो कि खुद ट्रांसजेंडर हैं। हमने अमूमन ट्रांसजेंडर्स का एक रूप देखा था बहुत सारे इवेंट्स में, बहुत सारे पार्टीज़ में उन्हें परफॉर्म करते हुए, और शायद यही एक रवायत रह गई थी उन लोगों को अपने घर की खुशियों में बुलाने की। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी का एक दूसरा रूप भी है हमारे पास। वो यहाँ पर एक बेहतरीन डॉक्टर के रूप में भी हैं, बेहतरीन सामाजिक कारकुन की हैसियत से भी काम कर रही हैं, और वो ट्रांसजेंडर्स कि जिन्हें अपने घर की मोहब्बत और शफकत मैसर नहीं होती, उनको न सिर्फ वो सहारा भी देते हैं, बल्कि दीन से जो उनकी मोहब्बत है उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इस सब का आज हम जिक्र करेंगे। छोटी सी रिपोर्ट है जो शख्सियत प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करे हैं, उनके हवाले से भी पहले रिपोर्ट देखिए, फिर उनके हवाले से बात करते हैं।
दुनिया में तीसरी जिन्स के अफराद को ना तो ज़्यादा अहमियत दी जाती है और ना ही वो इज्जत दी जाती है जिसके वो हकदार हैं। ट्रांसजेंडर्स, जिनको मुखन्नस भी कहा जाता है, या तो रक्स की महफिलों में शामिल होते हैं या फिर भीख मांगकर शिकम की आग को बुझाते हैं। लेकिन कुछ ट्रांसजेंडर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने तालीम हासिल करके मुआशरे में अपना मकाम खुद पैदा किया है। उनमें निशा राव, जो वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं, इसी तरह डॉक्टर सारा गिल भी ट्रांसजेंडर हैं और शहजादी राय ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं। ट्रांसजेंडर्स को अपने पाँव पर खड़ा करना और मुआशरती बुराइयों से बचाने के लिए रानी खान ने दीनी मदरसा कायम किया है। रानी खान पहली ट्रांसजेंडर हैं जो ये ट्रांसजेंडर मदरसा चला रही हैं। पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर की दीनी तरबियत के लिए ये मदरसा बनाया है। ट्रांसजेंडर होना पहले ही दुनिया में एक दकियानूसी तस्वुर है, फिर मदरसा चलाना और मुखन्नस को इस्लामी तालीमात देना हर गुजरते दिन के साथ रानी के लिए मुश्किल तर होता जा रहा है। रानी खान मदरसे में ना सिर्फ दीनी तालीम देती हैं बल्कि मुआशरे के मुखन्नस अफराद को वोकेशनल ट्रेनिंग भी देती हैं, जिसका मकसद ट्रांसजेंडर्स को अपने पाँव पर खड़ा करना और मुआशरे के बावकार शहरी बनाना है। रानी खान साहिबा, तो जनाब ये पिछले 1.5 साल से मदरसा चला रही हैं इस्लामाबाद में और इन्हीं की कम्युनिटी के जितने ट्रांसजेंडर्स बच्चे हैं वो वहाँ पर दीनी तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे पूछती हैं कि इस कार्य खैर में उनका साथ कौन कौन दे रहा है, और उसके अलावा जब ये सोचा उन्होंने कि एक मदरसा बनाया जाए तो ये ख्याल उनके जहन में कैसे है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा रानी, ये बताइए, मैंने भी कहा ना कि जैसे कि हमारी सोसाइटी में एक इस चीज़ को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी पार्टीज़ में आप लोगों को इन्वाइट किया जाना, लेकिन एक दूसरा रूप भी है आप लोगों का जो हम आपकी शक्ल में देख रहे हैं। कितने बच्चे इस वक्त मदरसे में ज़ेर तालीम हैं? माशाल्लाह से 22 ट्रांसजेंडर है। 22 ट्रांसजेंडर हैं। और कितनी देर से पढ़ा रहे हैं आप? 1.5 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 ट्रांसजेंडर थे। अच्छा। तो माशाल्लाह से फिर तादाद बढ़ती गई, 49 तक गई तादाद हमारी। अच्छा। फिर उसमें ऐसे ख्वाजा सारा थे जिनका फैमिलीज में आना जाना नहीं था, फिर हमने फैमिलीज में सुलह करवाई उनकी। अच्छा, अब वो माशाल्लाह, तादाद माशाल्लाह। हमारी कम होती होती 22 पर आ गई। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि सुलह के बाद कमी आई है। ये मैं वरना ये सोचती कि शायद किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया होगा और शायद वो उस तरफ निकल गए। तो ये जो सुलह का पहलू था ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। आप खुद इस कैफियत से गुजरी होंगी। किन मामलात पे आपने पेरेंट्स की काउंसलिंग की और उन्होंने अपने बच्चे को एक्सेप्ट किया? जब हमें पता चला कि कुछ ख्वाजा सर ऐसे भी हैं जिनकी शादियाँ हुई हैं और उनके बच्चे भी हैं और उन्होंने मैरिड लाइफ छोड़ के यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को ज्वाइन किया है, तो फिर हमें पहले उन्हें समझाया, उन्हें एग्री किया इस बात पे कि आपको वालिदैन आपके कोई कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे तो बच्चे भी हैं। अच्छा। तो दंग रह गई थी मैं बिल्कुल। मैं भी एकदम एक हैरानी की कैफियत में हूँ। लेकिन फिर हमने जो है उन्हीं के मदद से उनकी फैमिलीज़ में गए और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन फैमिलीज़ को जिन्होंने एक्सेप्ट किया उनको। हमारे पास जो बच्चे थे फिर हमने हमारे पास जो अमाउंट थी, किसी को हमने भैंसें लेके दे दी, किसी को हमने भेड़ बकरियां लेके दे दी, क्योंकि जो हमारे पिछले पंजाब वाली साइड है ना, उसमें ये लोग काम करते हैं। अच्छा। किसी को परचून की दुकान बना के दे दी, किसी को करियाने की दुकान बना के दे दी। ये दुनिया में फर्स्ट टाइम हुआ कि कोई ट्रांसजेंडर्स को पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया हो, और ये दुनिया में फर्स्ट टाइम हुआ कि पेरेंट्स जो है वो ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और माशाल्लाह से ये हमने किया। मेरा यही ख्वाब था कि मैं ऐसा काम करूँ जो इंसानियत को तरजीह दे। तो खाली मदरसा नहीं, हम माशाल्लाह ये भी काम साथ साथ कर रहे हैं कि जो ख्वाजा लोगों को छोटे छोटे मतलब यानी कि कमाई के मौके, रोजगार फराहम बिल्कुल करना। हम जो है स्टॉल है हमारे हर मरकज़ में आप स्टॉल देखेंगे। हमारे सिलाई सेंटर है वो भी अब हमारे वहाँ पे शेल्टर होम में सिलाई सेंटर भी आप देखेंगे। हमारे जो ख्वाजा सर है वो बैगिंग नहीं करते, वो वेडिंग डांसिंग नहीं करते, वो किसी भी बुराई से पाक है। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये भी कि आपने खुद ही कहा ना, भी हम ऑफ द रिकॉर्ड अभी ब्रेक में बात भी कर रहे थे, हमने कहा कि लोग अब हमें एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं। वो सोसाइटी के लोग जब अब आप लोगों को वेलकम करते हैं, कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत खुशी महसूस होती है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें कुछ काली बेड़ी ऐसे हैं जो आज भी हमारे मुखालिफ हैं।
मतलब वहाँ से तकलीफ होती है, आप लोगों को परेशानी होती है? मतलब इससे पहले कि सोसाइटी आपको तंग करे, आपके अपने ही चंद लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारा मदरसा दुनिया में फर्स्ट टाइम है। ख्वाजा सराह में तो आपने सुना ही नहीं, मैं कई मैं मदरसा इसी भी तरफ है। आने लगी थी। हाँ, जब हमने मदरसा स्टार्ट किया तो वो ख्वाजा सराह जो रोडों पे खड़े होते हैं, वो ख्वाजा सराह जो डांसिंग करते हैं, वो ख्वाजा सराह जो गलत धंधों में मुलविस होते हैं, वही हमारे मुखालिफ हो गए। मेरी सहेलियां भी थी उनमें जो कभी मेरे साथ फन पेश किया करती थी। मैं भी एक पेशावर कितना डांसर थी। अरसा हो गया आपको ये सब छोड़े हुए? मुझे तो 3 साल हो गए। अच्छा, 1.5 साल पहले मैं सर्च करती रही कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं जिससे अल्लाह राजी हो। जिससे अल्लाह राजी हो जाए, माशाल्लाह। फिर आपने मदरसे का ख्याल आया। अब तक कितना पैसा मदरसे पे लगा चुकी होंगी? लोगों की मदद से भी, कुछ अपना भी जोड़ा हुआ? देखिए हमने माशाल्लाह से एक बिल्डिंग तैयार की है। अच्छा, उसमें फर्स्ट फ्लोर में ट्रांसजेंडर शेल्टर है, ठीक है। ऊपर हमारा मदरसा। वो जगह हमने खरीदी पहले, ठीक फिर उस है। पर कंस्ट्रक्शन की और अल्लाह के हवाले कर दिया। माशाल्लाह। और कहते हैं कि कार्य खैर था तो अल्लाह ताला ने भी बरकत डाली, लोग आपको हेल्प करते रहते हैं। इसके बावजूद अभी भी, क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे होंगे, आपने कहा ना कि आप लोग अब दूसरे कामों में की तरफ नहीं जाते, पार्टी डांसिंग और ये वो, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बेसिक्स चाहिए होती हैं वो पूरी हो जाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है, लेकिन ये भी नहीं है कि हमारे ट्रांसजेंडर पार्टियों में नहीं जाते। शेल्टर में वो खुद भी पार्टी करते हैं। अच्छा, ठीक है। शेल्टर में खुद भी गुनगुनाते हैं। ठीक है। क्योंकि हम किसी को कह तो कह नहीं नहीं कर मना, सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, हाँ। ये उनका पेशा है, वो डांस करती हैं, लेकिन अपने डांस को दूसरों से जो है वो शौक नहीं करते। जैसे कि मैं डांस नाचती थी, खुद अपनी मिसाल दूंगी ठीक है। मैं, लोगों के बीच में नाचती थी मैं, वो लोगों के बीच में नहीं नाचते, वो हम लोगों के बीच में नाचते हैं। अच्छा, मतलब इनकी अपनी खुशी है, अपने आप एक वो माहौल celebrate गरमाए हुए, करती सब हैं, दोस्त इकट्ठे हो खुशियाँ गए हैं सेलिब्रेट होती हैं उसमें। और आप लोग उस तरीके से फिर जिंदगी गुजार रहे होते बिल्कुल। हैं। अब मौसम के कई पहलू होते हैं ना, सर्दी भी है, गर्मी भी है, सख्ती भी है, नरमी भी है। किस तरह से आप सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं? क्योंकि वो तो चले गए जिनको फैमिलीज ने एक्सेप्ट कर लिया, अब वो 22 वहीं के वहीं हैं जिन्हें भी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं माँ की हैसियत से, माँ भी हूँ मैं, गुरु भी हूँ मैं, आपी भी हूँ मैं, और ये भी समझ लें कि उनकी हमराज भी हूँ मैं। अच्छा, सुनती भी हैं तो उन्हें। हम आपस में जो भी मामला एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, ऐसा भी होता है कि कभी कभार इमोशनल भी बंदा हो जाता है। देखिए आम आवाम जो है वो वालिदैन से मिलती है, बहन भाइयों से मिलती है, लेकिन वो बच्चे जिनके माँ बाप है ही नहीं, या वो बच्चे जिनको अभी भी वालिदैन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ज़हरी सी बात है, किसी न किसी जगह पे वो इमोशनल भी तो होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल होंगे। फिर मैं माँ ऐसे का ही, रोल अदा हाँ। करती हूँ। ओके, क्यूट। मदरसे में कौन दीनी तालीम दे रहा है? क्या आम पब्लिक के बच्चे भी वहाँ पर आ सकते हैं? मदरसे में मैं माशाल्लाह से काफ़ी मदरसे पढ़ी हुई हूँ। ठीक है। नाजरा किया मैंने काफ़ी जगहों से, तो मैं नाजरा तालीम ट्रांसजेंडर्स को देती हूँ। ठीक बाकी हमने आलिम रखा हुआ है, मदरसे के बच्चे भी आते हैं। अच्छा, और जब आलिम वहाँ पर होते हैं, जब वो बच्चों को वहाँ पर गाइड कर रहे होते हैं, तो कभी उनकी तरफ से या मोहल्ले के वालों की तरफ से या सोसाइटी के इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से तो कोई ऑब्जेक्शन या कोई एलिगेशन सामने नहीं आई? नहीं, कभी ऐसा नहीं कभी हुआ। ऐसा नहीं हुआ। हमारे आलिम जो है वो बहुत अच्छे हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं हमारी, क्योंकि करनी चाहिए। काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं कि ख्वाजा सराओं का मदरसा, ये हमने नहीं सुना। एक दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि जब लोग कॉल करते हैं मुझे, क्या आप रानी खान है? मैं हाँ जी जी। कभी कोई जब मैं नाचा करती थी, डांस करती थी, तो नंबर तो वही मेरा चल वही रहा था, है। हाँ। तो मुझे कहते हैं कि रानी खान हमने डांस के लिए जो है ना बुकिंग देनी है। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने तो मदरसा बनाया। तो वो दंग रह जाते हैं कि हाँ, शौक हो रानी जाते और मदरसा, क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छा, हाँ, और डांसर भी, डांस क्वीन रह चुकी हूँ करती रही मैं, हैं, हाँ। काफ़ी अच्छा डांस करती थी मैं। तो वो दंग रह जाते हैं कि इतना अच्छा डांस, और आपका एक नाम था ख्वाजा सराओं में, आप दुल्हनें तैयार करती थी, ख्वाजा सराओं को तैयार करती थी, आपने कैसे सब कुछ छोड़ दिया? तो अच्छा, मेकअप करना तो कोई भी मुमानियत नहीं है, आप अपनी स्किल्स को अभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, तो करती हैं अभी भी, कंटिन्यूटी में है वो चीज़? मैं बच्चों के लिए करती हूँ। अच्छा। जो हमारे बच्चे हैं, जिनको शौक होता है कि मैं तैयार भी हूँ, आज अच्छी लगूँ, तो फिर उनको करती हूँ। अच्छा, वरना और वैसे वो professionally भी दंग रह उसको जाती है जब आप देखती है तैयार शीशे करते में हो अपने उन्हें? आप को। बिल्कुल। कि आज अक्सर हम तैयार कहते हुए। हैं, जो हमारे इर्द ख्वाजा सरा है ना, जो आज भी डांस से वाबस्ता है, वो आते हैं कि रानी आप हमें तैयार कर। जब हमें आप तैयार करते हैं, आपके हाथों में जादू है, तो एक दफ़ा शीशे को देख के हमें यकीन नहीं होता कि क्या ये हम ही है। यार, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो आप तो मुझे इस बता वजह रहे से हैं। लोग दंग रहते हैं कि इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट ख्वाजा सरा, इतनी बड़ी सुपरस्टार डांसर, और अब मदरसा और अब खोली है। मदरसे में आ गई। तो आपने कहा ना कि अपनी ही सोसाइटी के लोगों की वजह से भी मुखालिफत आती है। जैसे एक मुहावरा होता है ना कि पहले तो सब कुछ कर लिया और अब जाके ये सब कुछ कर रहे हैं, ये तो सिर्फ दुनिया दिखावा है। वहाँ पे कितनी तकलीफ महसूस होती है? ये जो है ना, ये 100 में 70% मैं फेस कर रही हूँ अच्छा, आज भी।
70% लोगों की सोच में बदल नहीं नहीं सकती सकते आज हैं भी। आप, हाँ। तकलीफ होती है, लेकिन देखिए अल्लाह के रास्ते में राहत बहुत है, बेशक। सुकून बहुत है। जब आप देखती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के बारे में पढ़ती है तो सुकून हो जाता है सुकून कि वो जिनकी लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात दुनिया बनाई, तख्लीक कर दी है, सही है। कायनात बनाई, जिनके अल्लाह पाक ने 1,24,000 अरबिया की तारीख कायम की और नबूवत इन पे ख़त्म हो गई। उन्होंने कितनी तकलीफ़ें झेली। अच्छा, आपकी शख्सियत का ना एक बड़ा प्यारा पहलू है, जिससे मैं अभी भी आप आई ना तो मैंने आपसे कहा कि आपने मेरे लिए दुआ करनी है। अक्सर लोग आपको कहा करते होंगे, ये एक क्या खासियत है आप लोगों की जिन्स में कि हमने अपने बड़ों से भी कहते हुए सुना है कि इस बच्ची के लिए दुआ करना, या हमारे लिए दुआ करना, या उस गरीब के लिए दुआ करना। और दूसरा एक में सवाल ये भी लेना चाहिए, आपने कहा ना कि आपी या बाजी के अलावा गुरु भी कहा जाता है, तो ये गुरु नाम किसने दिया? क्या आप लोगों के भी मतलब ये कि जो आप लोगों से सीनियर्स ख्वाजा सर आ रहे हैं, आप लोगों के बड़े रहे हैं, ये कहाँ से टर्म निकली है? ये जब हम ट्रांसजेंडर्स फील्ड में आती हैं तो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे उस्ताद होते हैं, उनको हम गुरु कहते हैं। तो फिर हम जब उन एज में जाते हैं, जब पीछे से जो आते हैं तो वो हमें गुरु कहते हैं। तो इस तरह सिलसिला दर सिलसिला, क्योंकि ये पेरेंट्स होते हैं गुरु जो होते हैं। आपको दुआ के लिए कहा जाता है, तो वो किस चीज़ को नोटिस करते हुए आपने आज तक ये देखा होगा, क्योंकि आपने भी अपने सीनियर्स को कहा होगा ना, तो क्यों इस तरह का कहा जाता है कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा? जो लोग हर खुशी से महरूम हो, औलाद की खुशी से महरूम हो, पेरेंट्स की खुशी से महरूम हो, बहन भाइयों की खुशी से महरूम हो, अल्लाह ताला ऐसे मज़लूमों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता, वो ज़रूर कबूल फरमाता है। तो अब आप हमारे लिए भी करेंगी, ठीक है? मैं हम भी जितने आपके भी लिए सुनने वाले करेंगे। सबके लिए दुआ गो हूँ। थैंक यू सो मच रानी, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इस मदरसे में मज़ीद बरकत हो। जो लोग डोनेट करना चाहते हैं डेफिनेटली वो जानते होंगे आपको और उस एरिया में भी रहते हुए होंगे, तो इनकी मदद कीजिए, क्योंकि अपने तहीं रहते हुए क्या काम कर रहे हैं ये लोग, क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनकी ज़िंदगियों से इतने वाकिफ़ तो नहीं होते। लेकिन एक जो खूबसूरत बात उन्होंने कही ना कि जो लोग बहुत सारी खुशियों से महरूम होते हैं, जिन्हें ना बाप बाप का साथ मैसर होता है, ना बहन भाइयों का होता है, और औलाद की भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती, एक साथी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चाहिए होता है वो भी इनके साथ नहीं होता। तो जब इतनी महरूमियाँ आप पे हों तो अल्लाह ताला कैसे इन लोगों की दुआ को बोलना करे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, कैफे मार्केला। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद जब आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं तो एक ऐसी पर्सनैलिटी से करवा रहे हैं कि जो हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन वो पाकिस्तानी हैं भी और नहीं भी हैं। पाकिस्तान में रहते हुए वो किस मुल्क के लिए और क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं उस पर भी हम बात करें, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट है। तारिक मोहिउद्दीन साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर उनकी शख्सियत के हवाले से हम लोग मज़ीद बात करें तो मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो कि मीडिया हाउसेज़ हैं वहाँ पर वो काम कर चुके हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामला पर गहरी नज़र रखी है उन्होंने। ना सिर्फ गहरी नज़र रखी कि इस दौरानिए में कुछ बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ भी थे जो कि उन्होंने कंडक्ट किए। स्पेशली हम लोग जब बात करते हैं ना मशरिक़ वुस्ता की साइड पर, तो उस मामलात के हवाले से भी उनके कुछ इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब, साबिक अफ़गान सदर अशरफ गनी साहब और अफ़गानिस्तान के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला, उनका भी इंटरव्यू वो कर चुके हैं। लेकिन आज वो अकेले हमारे साथ कैफ़े मागला के मेहमान नहीं बने हैं। उनकी मिसेस, मैं यूँ कहूँगी कि शायद पाकिस्तान में उनके रहने की पहली और आखिरी वजह ही सबसे बड़ी वो हो सकती है। गज़ाला तारिक साहिबा भी आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें, उन्हें वेलकम करते हुए ज़रा जानते हैं कि पाकिस्तान और मिस्र की जर्नी उनकी कैसी रही है, और फिर इंटरनेशनल मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में कितना फ़र्क वो देखते हैं। ज़रा वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों? Alaikum salam and very good morning to you and to the viewers as well. टू द ऑडियंस एज वेल। अच्छा, सबसे पहले मैं ज़रा सबको बता दूं कि तारिक साहब हैं तो पाकिस्तानी, उर्दू समझ सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन कहीं पर टूट फूट जाएंगे तो उनका साथ देने के लिए उनकी प्यारी वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं। गज़ाला साहिबा, आप ठीक उर्दू बोल लेती हैं? बिल्कुल जी, मैं तो बिल्कुल मुकम्मल उर्दू। और इनकी बातें समझने के लिए तो आपने भी मिस्री इजिप्शियन लैंग्वेज सीख ली होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सर, आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा आपकी जो पाकिस्तान और मिस्र की जर्नी है वो अब तक की कैसी रही है? I had a wonderful journey. I think it's more than half of my life. I lived here and I started here. I came back almost 20 years ago to Pakistan. I was part of a United Nations mission, UNHCR. That was back in '92. And then I worked for them for 6 years, and then I really loved to live in Islamabad. Islamabad now, I prefer to live in Islamabad than Cairo. Of course, there's a
a very huge difference between the two cities, though there are two capitals. Okay. And but then we say in Arabic or also in your language, qismat al-nasib. Just 2 words. Qismat al-nasib. Then I met my wife, Ghazala, Ghazala and then Ghazala Sahiba, and then we joined hands together. We started. अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको मिस्र में रहते हुए आपको कोई पसंद नहीं आया, पाकिस्तान में रहने के बाद आपको ग़ज़ाला साहिबा पसंद है। ये बड़ा डिफरेंट एक एलिमेंट है। Well, it's not a matter of pasanda. It's of course I lived almost half of my age also in Egypt, and we have in Egyptian cultures in the social system, it's quite different from Pakistan. Quite open actually. I mean, having interactions with the other gender, it is very, very open. So but do you see, again, it's where you're This is all about your culture, your norms, exactly. definitely. But I must commend the blend that we made, and me and my wife. She understood my culture and I understood her culture. So we lived almost 26 years together, and we have 4 kids. But she learned my language. ये मैं इसी पर आने लगी थी। अच्छा, मुझे ये बताएं ग़ज़ाला साहिबा कि कितना टाइम लगा आपको लैंग्वेज सीखने में, मिस्री लैंग्वेज में, और दूसरे कि आप खुद भी कभी मिस्र जाने का इत्तेफाक हुआ? हर साल जाते हैं हम लोग इजिप्ट। ये कोरोना टाइम में थोड़ा सा रुक गया था बिकॉज ऑफ फ्लाइट स्केड्यूल। और सीखना पाकिस्तान में जब तक रहे तो हम दोनों शुरू में तो इंग्लिश में ही बात करते थे, उर्दू में भी कर लेते थे। अच्छा। फिर बच्चे हुए तो फिर ये अंडरस्टूड था कि तारिक उनके साथ अरेबिक में बात करेंगे और मैं ऑफ कोर्स उर्दू इंग्लिश जो भी बोलना चाहूँ। लेकिन मैंने जो लैंग्वेज सीखी वो मैं जब वहाँ रही हूँ कुछ अर्सा, मतलब वैसे तो हर साल जाते हैं थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, लेकिन जब 1 साल रही वहाँ पर तो वहाँ पे लोगों का जो मेरे इन-लॉज वगैरह थे वो अरेबिक ही बोलते थे सब, तो वो फिर नेचुरली आपको सीखनी ही पड़ती है। और उनकी भी मेहरबानी थी वो समझ जाते हैं, आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। और फिर उनकी भी मेहरबानी थी कि वो समझ जाते थे मैं जो बोलती थी इशारों से शुरू में। और फिर तो लड़ाई होने के भी कम चांसेस होते होंगे सास लड़ाई में, क्योंकि आपको लैंग्वेज ही नहीं आती। लैंग्वेज ही नहीं आती, लेकिन लड़ाई के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, वो हो जाती है। हो जाती है। अच्छा। तो वो ये होता है, वो नियत पर होता है। Okay. अगर आप ये लड़ाई भी की नियत ठीक है है, तो हाँ। लड़ाई की नियत है तो लड़ाई तो होगी, चाहे लैंग्वेज जो भी हो। लेकिन बहरहाल वो आसानी रही, फिर वो सीख ही गए कुछ अरसे में। फिर बच्चे बड़े हुए तो फिर उनके साथ भी फिर टीवी ड्रामाज वहाँ के, मूवीज़ हमारे घर में मतलब वही देखी जाती हैं। अच्छा, तो वो उससे बड़ा हर चीज़ से सिंक्रोनाइज होने के लिए वो बिल्कुल, ज़रूरी था आपके लिए कि आप वो लैंग्वेज पिक लेकिन करती। टीवी और मूवीज़ वहाँ का वो जो है ना मीडिया, वो आप अगर अडॉप्ट कर लें किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए तो मेरे ख्याल में वो बहुत कन्वीनियंट होता है। हाँ, इंटरेस्टिंग। वो आप अच्छा तारिक जल्दी साहब, आपकी पर्सनैलिटी भी, जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे कि आपने इंटरनेशनली कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर काम किया, पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान के लिए भी। अफ़गानिस्तान में भी आपने रिपोर्टिंग की, वहाँ पर हमने देखा कि लॉ इन्फोर्समेंट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। Absolutely. एक रिपोर्टर की हैसियत से, बीइंग अ रिपोर्टर, आपने किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया है बहुत ज़्यादा, और उसमें फैमिली की फिर क्या पोजीशन होती है ग़ज़ाला साहिबा? ये तो एक दफ़ा ये किसी नॉन होटल में रुके हुए थे और उस पर अटैक हो गया, और मेरे से फ़ोन पर बात कर रहे थे और ही वॉज नॉट शोइंग मी कि टेररिस्ट अंदर आ गए हैं और इन लोगों को जो है वो बेसमेंट में ले जाया जा रहा है। एंड ही वॉज कीप टॉकिंग टू मी लाइक एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और जब ये वापस आए हैं तो वी वर शॉक्ड एंड किड्स स्टार्ट क्राइंग, और सब एक सिचुएशन हुई जब ही वाज टेलिंग अस ना कि मैं ऐसे, तो मैंने इन्हें पूछा आपने क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो प्रॉब्लम में हूँ और मैं आप लोगों को भी यहाँ पर परेशानी में डालूं, तो इट्स बेटर टू फेस। कभी कोई एक ऐसा लम्हा है कि जब आपने खुद भी कहो कि नहीं तारिक बस अब आप ये नौकरी खत्म कर दें, या ये रख लें या हमें रख लें? So वो many ये है times. so many times, बट वो इतना, अब तो मैं भी इनके साथ ही आ गई हूँ इस फील्ड में, तो वो फिर अब तो पार्ट ऑफ द गेम है ना। हाँ, मतलब आप खुद भी चीज़ को समझने लग गई हैं। समझने लग गई हूँ। लेकिन बहुत सारे मौके ऐसे आए कि जब स्पेशली अफ़गानिस्तान के ट्रिप पर, तो वो ये होता है कि वो बाज़ दफ़ा ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पर, ही वॉज़ वेरी नियर बाय दैट प्लेस, तो वो फिर उसमें कई दफ़ा ऐसा हुआ और कई इन्होंने इंटरव्यूज़ लिए, और उसके बाद वो जिनका इंटरव्यू लिया गया उनको सुसाइडल अटैक में मार दिया गया। तो ही वॉज़ वेरी, यानी 1 डे बिफोर और मे बी 8-9 आवर्स बिफोर ही वॉज़ देयर, एंड उसके थोड़ी देर बाद अटैक हुआ और ही पास्ड अवे।
तो वो फिर है Yeah, I recall सिचुएशन this, है, लेकिन अब यूज्ड टू हो गए हैं। Yeah, Abhi Burhanuddin Rabbani's interview. She's referring to Burhanuddin Rabbani. He was the head of the Peace Council in Afghanistan. I interviewed him, and I think after 1 or 2 days, he was killed in Iran in a suicide attack. Sorry, after his visit to Iran, he came back and he was killed. So, I mean, when you move in Afghanistan, you move at your own risk, Definitely. at your own fate of Allah, that when the time comes, it comes, whether it comes in Afghanistan, in Pakistan, or even in Egypt. But I always believe that yes, I have to, it's a mission that I'm carrying on. We have to give the story altogether another angle of a story. That made, I say by the grace of Allah, my all reporting to be remembered. दरअसल भी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं और इन्वेस्टिगेशन पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एक रिपोर्ट पर आपने काम करना, उसके बाद आपने वो अपने ओन पर, क्योंकि आपने तमाम स्टैट्स पर काम किया होता है, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैटर होता है। इंटरनेशनली इसका स्कोप और एक जर्नलिस्ट कम्युनिटी की जो सिक्योरिटी है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और पाकिस्तान में आप जर्नलिस्ट को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है पाकिस्तान में कि जहाँ पर हमारे जो सहाफ़ी हैं वो बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। स्पेशली कुछ रोज़ पहले अरशद शरीफ साहब की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं कि मतलब आप सोचें कि आप एक वाक़या बता रहे थे, हमने कहा कि 10 दफ़ा ऐसा ख्याल आया कि आप ये नौकरी छोड़ दें, तो जिन्होंने अपने प्यारे खो दिए हैं, मतलब आप ज़रा उनकी तकलीफ महसूस करके देखें कि ऐसे कौन सी सोसाइटी बैरियर्स हैं या फिर सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हैं जो कि लिए जाने चाहिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए। You see, in the start of my talk, I said to report from this region as a whole is a big challenge for any journalist, whether it's a foreign journalist or a local journalist. And the point is that when you are doing investigative stories, you have to measure and you have to calculate your risk. So if you work in calculating risk, and the rest is up to Allah, of course, wherever you are. Basic. Yes, but there is a calculating risk. You should not jump into the fire and say that I'm investigating. This is number one for the investigative stories. You have to back up your references in order that if it is exposed to what is, how you can calculate your reactions. सही। And regarding, of course, the colleagues of Arshad Sharif and so many other journalists who lost their lives while coverage in these regions. True that. The problem that we face in third world countries, the strength of your press syndicates, the press club, and the umbrella that we work all, it is like It's such a big question mark. Exactly. मैं तो सिर्फ ये कहूँगी, और ये बात हमारी कहीं से कहीं और चली जाएगी, बट एनीवेज अब मैं ज़रा आपको थोड़ा सा रिस्क में डालने लगी, क्योंकि अब जब सवाल का जवाब देंगे पूरा उर्दू में देंगे। a big challenge. इट्स अ बिग चैलेंज। अब मुझे ये बताएं, फ्रेंच आपको आती है, अरबिक आपको आती है, इंग्लिश आप बड़ी प्यारी बोल लेते हैं माशाल्लाह। Thank you. और इसके अलावा कि पाकिस्तानी कोई लोकल लैंग्वेज आपने सीखी है, कोई ओरिजिनल लैंग्वेज? उनकी तरफ से तो एक बिग नो आ गया, लेकिन अब आप मुझे बताएं। उर्दू में बात करें। हाँ, वो बहुत कोशिश कर रही है शुरू से मुझे उर्दू सिखाना है। बच्चे भी करते हैं, लेकिन मैं जब उर्दू में बात करता हूँ ना, फिर ये मेरे ऊपर के थोड़ा सा हंसते हैं, ये मेरे बच्चे। और नहीं, लेकिन आप बिल्कुल ठीक उर्दू बोल रहे हैं। बोलते हैं, सही उर्दू बोलते हैं, लेकिन जब किसी को मेरी उर्दू समझाना ना पड़े, उनकी अरबी जैसे बराबर है। तो घर में बैलेंस हो जाता है। घर में नहीं, जब जाके बैलेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं हूँ ना, तो पाकिस्तान में तो उर्दू ये बोलेंगे तो पकड़े, मैं जब वहाँ जाती हूँ तो फिर वहाँ मेरा मजाक आप उड़ाया हमें ये जाता बताएं, है। आपने इजिप्ट जाके कुछ अरेबिक खाने सीखे जो पाकिस्तान में बनाते सारे हैं? अरेबिक She's a खाने very हमारे good घर cook में in, बनते मैं कब आ रही हूँ? एनी टाइम। आई वाज जस्ट टेलिंग हर open invitation for you. जबरदस्त। और क्या अच्छा अरेबिक ऐसा फूड होगा, जैसे कि पाकिस्तानी है ना, तो वो बहुत ज्यादा बिरयानी और ये वो सारा स्टफ खाते हैं। अरेबिक स्पाइसी होता है, माइल्ड होता है? बहुत माइल्ड होता है, उनमें स्पाइसेस वगैरह ज़्यादा नहीं होती। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा टच अपना पाकिस्तानी देती हूँ उसमें, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें स्पाइसेस शामिल नहीं है। लेकिन वहाँ पर वो ऑलिव ऑयल, बटर और इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं।
और देसी घी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और ये सुर्ख चिली जो रेड चिली जिसे कहते हैं वो बहुत कम, बिल्कुल नहीं डालते। अच्छा, ऐसे भी होता है कि देखिए जैसे अरेबिक लोग हैं, उनके खाने आपने कहा ना माइल्ड होते हैं, तो उनके फ्लेवर्स भी थोड़े डिफरेंट होते होंगे, तो क्या वो तमाम चीजें इजीली इंपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान में, मिल जाती हैं? आपको फलाना मसाला ढूंढना है, पता चले आपने पूरा ग्रोसरी स्टोर छान मारो और आपको मिला नहीं है? ये जब कोरोना से पहले फिर भी यहाँ से मिल जाती थी इस्लामाबाद में, और कुछ 10-15 साल पहले भी कुछ लोगों ने घरों में कुछ सिस्टम किया हुआ था, मिल जाता था। लेकिन अब तो नहीं। अब हम जब इजिप्ट जाते हैं, हाँ मुलोखैया, मैनी थिंग्स, हर्ब्स हैं उनकी वो दालें वगैरह हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। फिर हम जब वहाँ से जाते हैं, लोग शॉपिंग करते हैं कपड़ों की और शूज़ की, और हम वहाँ से बैग भर भर के खाना ला रहे होते हैं। मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि सर बड़ी अच्छी उर्दू बोल रहे, तो उनसे कहें कि उर्दू कंटिन्यू रखें आप, ठीक है? हाँ, कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं हमें मजा आएगा। हाँ, वो है ना, देखिए आपका साथ देने के लिए। अब तरीके से मुझे ये बताएं कि कभी ये ख्याल आया, क्योंकि मिसेस भी पकाना तो सीख गई है ना अरेबिक फूड, यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कुछ मंदी मिलती है और कहीं पर कुनाफा मिलता है, आपको लगता है कि वही एक टेस्ट है जो आपको इजिप्ट में भी खाने को मिला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये जितनी भी है ये सारा फ्लॉप है। अच्छा, वो बिल्कुल उसका जो टेस्ट उससे आपको लगता है कि नहीं, बहुत नहीं, यानी 1% भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो गज़ाला पकाती है ना, वो पाकिस्तानी टच है ना, सो शी मेक्स अ गुड ब्लेंड। अच्छा, कुछ ना कुछ थोड़ा सा आ जाता है। खाने बना लेती हूँ अरेबिक, लेकिन बहुत इजिप्शियन खाने में सब बना लेती हूँ, और आप नहीं, बच्चे भी बना लेते हैं। मैंने उनको सिखाया। हाँ, इन्होंने मुझे सिखाया था, मुझे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता था, ना पाकिस्तानी और ऑफ कोर्स इजिप्शियन तो बिल्कुल भी नहीं। और कई साल तक मैंने कुछ भी नहीं बनाया बस वैसे ही बैठी रहती थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता था कि क्या करना है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब बच्चे होते हैं तो फिर नेचुरली आपको करना भी पड़ता है, सीखना भी। फिर ही गॉट वेरी बिजी, तो वो फिर इन्होंने लेकिन मुझे हर चीज़ सिखाई खाना बनाने में, और मेरे साथ अभी तक हम दोनों किचन में। She makes a very good Pakistani food as well. बिरयानी। नहीं, लेकिन मैं तो अरेबिक ही आकर खाऊंगी आपके पास। आपको But you have to have biryani. This is out of this world. You forget अच्छा, हम अगर हलीम घर के भूल के जाएंगे। अच्छा, ओके, वाओ। अगर हम अरेबिक फूड की बात कर रहे हैं तो मैंने सुना है कि बल्कि मैं खुद भी जब सऊदीया गई थी तो वहाँ से कहवा लेकर आई थी, और बड़ा लजीज होता है। तो मिडिल ईस्ट की तरफ हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर कहवे का जरा रिवाज ज्यादा है। क्या मिस्र की तरफ भी है ये बहुत ज्यादा? बहुत मिस्री कहवा वगैरह ये सब मिस्री कहवा भी, और लेकिन वो ब्लैक टी भी बहुत पीते हैं। ब्लैक टी भी बहुत पीते हैं, जैसे हम लोग अक्सर आम अल्फाम में सुलेमानी कहवा भी बोलते हैं। कहवा उनका थोड़ा जरा लाइटर में होता है, हमारा थोड़ा जरा Also they have very strong tea. वेरी स्ट्रॉन्ग टी। Very strong tea. We call it शाय कोशरी। अगर कोई पाकिस्तान से जरा फर्ज करें प्लान कर रहा है या प्लान नहीं कर रहा, मतलब किसी दोस्त से या अपनी जॉब के सिलसिले में किसी के इंटरव्यू के लिए इजिप्ट जाना चाह रहा है, कौन सी ऐसी जगह हैं जिन्हें आप रेकमेंड करेंगे? अगर अच्छा चलो, अगर तुम्हारे पास 5 दिन का भी प्लान है तो कम से कम इन 3-4 जगहों पर जरा जरूर घूम कर आएं, सजेस्ट करें। सारी जगह। Cairo, you have to see the pyramids, the fort of Salahuddin al-Ayyubi. Yes, Al-Azhar University, Al-Azhar Mosque. These and then तो है ना। you have to go to the beach. म्यूजियम जरूर जाएं, वहाँ फिरौन के जो पाकिस्तानी बड़े इंटरेस्टेड हैं फिरौन की लाश देखने के लिए। The mummies बहुत वहाँ पर बहुत। They made one of the biggest museum in the world, just inaugurated recently, near to the pyramids. So you go to the museum and then the pyramid. It is 5 days. आपको ना एक सिटी का बता रहे हैं। There's only one city. मतलब ये नहीं कि आप बताने कि ये शहर, मतलब अगर हम इसमें जा ही रहे हैं तो कम से कम इस शहर को जरूर एक्सप्लोर करके आएं आप। और बाकी तो वहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता, आपकी छुट्टियाँ खत्म हो जाती हैं और आपको लगता है अभी कुछ भी नहीं देखा। वहाँ बहुत चीज़ें हैं देखने की। खाना वहाँ बहुत सस्ता है और इतनी वैरायटी है खाने की कि आपको आज क्या खाएं, और बहुत सारी चीज़ें इतनी पसंद आती हैं कि आप रिपीट पे चले जाते हैं, तो फिर बहुत सारी डिशेस मिस हो जाती हैं। और खाना सस्ता है वहाँ पर, खाना वहाँ पर मतलब हमें आपको इतना एक्सपेंस नहीं पड़ेगा अगर आप वहाँ पर जाएंगे। बिल्कुल नहीं, शॉपिंग भी इजीली लोग कर लेते हैं। इजी, वहाँ पे शॉपिंग भी बहुत अच्छी है, मीडियम क्लास के भी है, लोअर के लिए भी है और हाई क्लास के लिए भी है। तो वो आपकी शॉपिंग भी बहुत अच्छी। मैं वैसे यही सोच रही हूँ। हाँ, इजिप्ट में बहुत मजा है। आप मतलब थोड़े से अच्छी एक्टिविटी है आपकी, अगर आप ये दिन में आप थक जाएंगे, सुबह से उठेंगे और रात तक आप कहेंगे अभी भी ये लिस्ट रहती है, एक बहुत बड़ी लिस्ट, जो कि मैंने भी कंप्लीट नहीं की। Most of the people they highlight Turkey, Istanbul and this and that, but Egypt not less than the historical, religious, and recreations. If you go to the beaches now, of course, the Sharm el-Sheikh and
Jabal Musa, सही where Allah subhanahu wa ta'ala talked to Sayyidina Musa, जी, or Saint Catherine. It is Mashallah. everywhere you go, you will find religious recreations and क्योंकि historical touch. पाकिस्तानी तो जाते हैं मोस्टली वो ममीज के लिए और हिस्टोरिकल जो जगह हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए, उसको देखने के लिए कि बेसिकली हमारा क्या रहा है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा कल्चर क्या रहा है और हमारे बाकी मामलात भी क्या हैं। और अभी जबले मूसा की हमने बात की तो मैं खुद भी चूंकि सऊदीया होकर आई, उम्रा किया कंप्लीट माशाल्लाह, तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी याद हुई थी कि क्या क्या तो जबल पहाड़ को कहते हैं जबल, और ये yes. जबले मूसा वही है जब पे अल्लाह सुब्हान व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुए तो गुफ्तगू हुई थी। थैंक यू सो मच तारिक साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, गज़ला साहब आपसे भी। और जो खानों की ये बात हुई है ना, कसम से मुझे तो भूख लगना भी से शुरू हो गई है, लेकिन डेफिनेटली ये मेरा वादा है आप लोगों से ज़रूर विजिट करूंगी। और आप लोगों को भी, जो तारिक साहब ने भी कुछ जगह गिनवाई हैं, वहाँ पर अगर आपका कभी जाने का इत्तेफाक हो तो ज़रूर उस जगह को एक्सप्लोर करें, क्योंकि मिस्र बहुत बड़ा है। आप प्लान करते रहेंगे तो चीज़ें ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी, लेकिन चंद एक ऐसी चीज़ें होती है ना कि जहाँ पे आप सजेस्ट करते हैं कि नहीं, अगर वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो ज़रा इन जगहों पे चले जाओ और जाके इस लाइफ को एक्सप्लोर करके आओ। वेलकम बैक। और फाइनली हम बढ़ रहे हैं अपने उस लास्ट सेगमेंट की तरफ कि जिसमें हम आपको एंटरटेन करते हैं म्यूज़िक के थ्रू। और आज हमारे पास कोई एक म्यूजिशियन नहीं है, हमारे पास यहाँ पर तीन म्यूजिशियंस मौजूद हैं, लेकिन अच्छी और खासी मतलब एक खासियत जो उनके मिजाज की ये है कि वो तीनों भाई हैं और एक ही घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, निज़ामी घराने से। सिनिया घराने के सितार नवाज़ अरसलान निज़ामी, वो आज न सिर्फ हमारे साथ मौजूद होंगे बल्कि उनके भाई जो कि गिटारिस्ट हैं फैज़ान निज़ामी साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ तबला नवाज़, वो भी उन्हीं के भाई हैं, लेकिन माशाल्लाह उनकी शख्सियत के पहलू ये भी कि वो डेंटिस्ट भी हैं। मैंने उनसे पूछा था कि आप दांत तोड़ते हैं या दांत जोड़ते हैं, उनका ज़रा मैं दोनों काम करता हूँ। उनका नाम है सलमान, तो सलमान निज़ामी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इनका ट्रैक हम जब भी सुनते हैं, आपने इनके यूट्यूब पेजेस पर भी, चैनल्स पर भी सुना होगा, और पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे परफॉर्म भी कर चुके हैं, नेशनली भी इंटरनेशनली भी। तो अब जब हम इनसे बात करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम आपको मिलवा किससे रहे हैं। तो ज़रा अरसलान से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों भी बताएं, आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि सितार तो थोड़ा क्लासिकल में चला जाता है, सितार के साथ गिटार ये बड़ा थोड़ा मॉडर्न कॉम्बिनेशन आ जाता है, ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली क्या है? ये सितार गिटार का कॉम्बिनेशन भी इसलिए रखा है क्योंकि आजकल जो मॉडर्न अवाम को भी जो है हमने एंगेज करना है और साथ अपना घराने की जो लेगेसी है उसको भी लेके चलना है, तो उसको दोनों को मर्ज कैसे कर सकते हैं, इसलिए फिर हमने गिटार को भी अपने बैंड में एडिशन और वायलिन भी ऐड किया हुआ भी हमारे मतलब एडिशन में है। अच्छा, और वायलिन भी आप तीनों में से कोई बजाता है? हमारे भाई हैं, मतलब हमारा पूरा बैंड है दी निज़ामी इसके नाम से। अच्छा ज़बरदस्त। कितने भाई हैं आप लोग? हम माशाल्लाह 6 भाई हैं। तो क्या सब 6 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा ओके, सब अलग-अलग। Interesting. जी। तो एक वायलिन है, रुबाब है हमारे पास, मतलब ईस्टर्न में हमारे पास भी और वेस्टर्न का भी हमारे पास टच है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अपने लेगेसी को भी लेके चल रहे, साथ अपने मॉडर्न जो अवाम है जो आजकल सुनना पसंद करती है उसको भी थोड़ा साथ लेके चलते हैं। अच्छा सुलेमान, आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आप बड़े हैं इनमें, ऐसा ही है? नहीं ऐसा नहीं है। कौन बड़ा है? भाई बड़े मैं बड़ा हूँ, ये मुझसे छोटे हैं। ये सारे बड़े छोटे क्यों लगते हैं, ये बताओ। द थिंग इज उन्होंने अपनी फिटनेस जरा ठीक रखी है, तो फिर भी शायद इस वजह से। लेकिन फिटनेस उनकी है। हाँ, लेकिन मैं भी कंफ्यूज हूँ। और आपका नंबर कौन सा फैजान? मैं लास्ट में हूँ 6। अच्छा, आपसे पहले भी भाई हैं जो एक वायलिनिस्ट भी है और एक रबाब भी बजाते हैं, वो हाँ वो सॉरी मॉडर्न रबाब भी और ट्रेडिशनल थोड़ा रवायती रबाब भी। अच्छा, आपने तो माशाल्लाह स्टडीज आपकी उसमें है, डेंटिस्ट हैं आप, ठीक है ना? तो जब आप ये बजाते हैं, तबला बजाते हैं, दोस्तों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स? क्योंकि हमने मेडिकल के स्टूडेंट्स बड़े ही पढ़ाकू देखे हैं, ऐसे नहीं देखे हैं। एग्जैक्टली होता है ऐसे ही है, बट द थिंग इज यू नो लाइक इंसान को होता है एक एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, अपने आपको रिलैक्सेशन भी चाहिए होता है, तो इसके साथ साथ आई थिंक स्टडीज़ के साथ म्यूजिक इज़ द बेस्ट थिंग विच आई कैन डू। सो इसलिए मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगता है, और सेकेंडली दोस्तों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, दे रियली लाइक इट। Why you chose तबला for yourself? बिकॉज आई थिंक मुझे था कि मुझे भाई के साथ जो प्ले करना था। अच्छा। और अरसान भाई सितार प्ले करते हैं, तो इनको एक संगत के लिए चाहिए था तबले का भी, तो मुझे ये था कि मैं इंस्ट्रूमेंट अगर करूँ तो तबला इज द बेस्ट थिंग व्हिच आई कैन डू। उनकी संगत के लिए सोहबत का असर हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली ऑफ कोर्स। एंड सितार वो बजाते थे तो मुझे ऑफ कोर्स होता था, रिदम का मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था और बहुत शौक था, तो दैट्स व्हाई आई चूज द तबला। और ये क्या हमारा कल्चरल इंस्ट्रूमेंट है, आई प्रेफर दैट। नहीं मुझे खुद बड़ा पसंद है। आज जरा मैं फैजान की तरफ आती हूँ। फैजान,
बड़े लड़के, बड़े हर कोई यंगस्टर जो होता है ना, किसी ने मतलब लड़कियों को भी इम्प्रेस करने के लिए उन्हें गिटार तो सीखना ही होता है ना, कि कुछ हो आए ना आए गिटार जरूर आए। ये उस किस इंप्रेशन में आके गिटार सीखे, ये बताओ जरा। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट था गिटार में, अच्छा। कई लोगों मैंने सुना था टेस्ट वगैरह को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा गिटार, इसलिए मैंने start किया। कितनी बीट्स मतलब, क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट भी होते हैं, बड़ा जी, जी। मुश्किल भी होता है। इसमें हाँ गिटार की कैटेगरीज होती है, इलेक्ट्रिक होता है, बेस होता है उसमें, और ये अकेस्टिक होता है, सेमी अकेस्टिक। तो वो भी आप जी, लोग play मतलब कर इनके लेते कर रहे हैं। होते जी, जी। हैं। अम्मी अब्बू का रिस्पॉन्स क्या होता है अरसलान? अम्मी अब्बू का रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, स्पेशली अच्छा है तो तभी 6 के 6 बच्चे चल गए ना इस तरफ। अब्बू का रिस्पांस इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उन्हीं की लेगेसी को लेके चल रहे हैं साथ, तो खुश होते हैं इस चीज़ में और अप्रिशिएट भी करते हैं। उन्होंने एजुकेशन को भी साथ रखा है, उन्होंने कहा लेकिन लेगेसी को भी नहीं छोड़ना, ये साथ नहीं लेके नहीं, ये चलना। बहुत अच्छी बात है। और ये एक पहले एक तासुर आता था कि बच्चे जो हैं किन कामों में पढ़ा दिया आपने, ये कर दिया वो कर दिया, शायद हमारे उस वक्त के बड़ों ने आर्ट को समझने की कोशिश ही नहीं की। अब जाकर किसी हद तक कहते हैं ना कि दुनिया बदल रही है, चीज़ें चेंज हो रही, तो हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को समझ रहे हैं, वरना तो फिल्म एंड टीवी का सब्जेक्ट्स पढ़ने का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। बिल्कुल ऐसा। तो अल्लाह का शुक्र, इस चीज़ पे अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि ऐसे घराने में मेरी परवरिश हुई है जहाँ पे मतलब ये ऑलरेडी जो म्यूज़िक मेरे वालिद, मेरे चचा और इनसे मुझे सीखने को मिला, फिर मेरे दादा अबू, फिर मतलब मैं 18th जनरेशन पे हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो साथ उन्होंने एजुकेशन को भी साथ रखा है, लेकिन मतलब उन्होंने इसका कहा कि मतलब आप तीनों के बच्चे भी अब जो है ना इस लेगेसी को कंटिन्यू इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह अपनी कोशिश तो ये होगी, लेकिन इस लेगेसी को लेके चलना अल्लाह की ब्लेसिंग के बगैर इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है। अच्छा, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, वो खूबसूरत बात क्या है वो हम इस के ज़रा बात थोड़ी सुनेंगे। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा वो बताएं भी कि सुर और ताल का कनेक्शन क्या होता है। मुझे तो बड़े प्यारे अंदाज में समझाया था अरसलान ने, आपको भी समझाएंगे, लेकिन अभी ज़रा कुछ पहले हमें कुछ ऐसा बजाकर या गाकर सुनाएं जो आपकी लेगेसी को रिलेट करता हो थोड़ा सा। लेगेसी को रिलेट करता हो। वैसे सोचा तो मैंने सूफी ट्रैक से स्टार्ट था, ठीक अब है। आपने लेगेसी का बात की तो लेगेसी है कि मैं आपको मौका दूंगी बार बार, आपने घबराना नहीं है, ठीक है? सही है। तो तकरीबन करीब करीब राग हैं, सिमिलर हैं, ठीक थोड़ा है। सा फ़र्क है उनमें। तो अब उसी से स्टार्ट करते हैं। हमारे ग्रेट ग्रैंड जो फादर थे उनकी है उस्ताद अहमद बख्श खान साहब की अच्छा। एक कंपोजिशन एस्ताई है राग बिहाग में, तो अच्छा। वो परफॉर्म करूँगा, उसके लिरिक्स भी है, वो थोड़े से आपको एक्सप्लेन करूँगा साथ, और साथ ये बजाऊँ भी।
खूबसूरत, मजा आया अरसलान। thank you. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि आप बगैर बोले बगैर गाए किसी को एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं ना म्यूजिक का, क्योंकि अमूमन हम लोगों को आदत हो चुकी है बहुत ज़्यादा, स्पेशली यंग जनरेशन की अगर हम लोग बात करें सॉन्ग्स मैक्सिमम सुनने की ना, जब तक गाने ना बहुत कम लोग lyrics जो जब तक ट्रांस ना हो। को फॉलो करते हैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। उसको ज़रा सुनते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर सेंसेस पैदा किए हैं, लिसनिंग का, खाने का, सूंघने का, हर चीज़ के जो है ना ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको यूज़ कैसा करते हैं। फैज़ान, मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं, ये डॉक्टर कम्युनिटी जो होती है, ठीक है ना, मैंने उनमें बहुत सारे गिटारिस्ट वैसे देखे हैं, तो किसी का आपके अलावा किसी और दोस्त का कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस तरफ? जी मेरे काफ़ी कोर्स दोस्त बिल्कुल हुआ था। अच्छा, फैज़ान और सलमान में मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, आप सलमान जवाब दे रहे, फिर मैं फैज़ान के पास आ रही हूँ। बिल्कुल सलमान। तो यही है कि हाँ, काफ़ी दोस्तों का ऑफ कोर्स जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और काफ़ी दोस्त थे जो कि चाह भी रहते हैं, बट यू नो इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। हाँ, वो तो नजर ही आ रहा है। इतना इजी नहीं है, इट टेक्स टाइम। सो हमारे यहाँ लोगों आपको का ये कितना होता टाइम है, लगा तबला सीखने में? अप्रॉक्सीमेट मुझे तो लाइक 8 to 9 ईयर्स का था जब मैं स्टार्ट मैंने किया था। अच्छा, ये नहीं पूछूंगी अब कितने के हो गए, ठीक है। या एग्जैक्टली, तो तब से मैंने स्टार्ट किया था एंड टिल नाउ आई एम डूइंग। और ये क्या ऑफ कोर्स दोस्तों का था, बट हमारे यहाँ क्या होता है, लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो हम उसको पिक कर pick जाएं कर और लें, हम हाँ, करके, और हमें बस ये हो कि हम मास्टर हो गए इसके। सो वो इतना टाइम देना नहीं चाहते हैं इस चीज़ का। सेकेंडली क्या, हाँ ऑफ कोर्स लोगों में थोड़ा सा पेशेंस जो है वो कम होता है, और इन इंस्ट्रूमेंट्स का ये क्या इन इंस्ट्रूमेंट्स का ये कि इसमें आपको पेशेंस काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आप इतना वो जल्दी इसको पिक नहीं करते। नहीं कर सकते। नहीं, हर खूबसूरत चीज़ वक्त तो मांगती है। एग्जैक्टली ये कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, और ऑफ कोर्स जैसे हम स्टडीज़ करते हैं, सो आप फ्रॉम बिगिनिंग स्टार्ट करते हैं, और आपको अप्रॉक्सीमेट 20-25 ईयर्स आप जाते हैं, करते हैं, यूनिवर्सिटी आपको होता है, आफ्टर दैट आप उसके बाद भी लर्निंग कर रहे होते हैं। सही। सो ये क्या, आई विल सजेस्ट कि अगर लोग इस तरफ आएँ, वो अपना टाइम ज़रूर ये बना के रखें कि हमने इसको टाइम देना भी है, और ऑफ कोर्स एक आपकी लाइफ का काफ़ी लंबा ड्यूरेशन जो वो इसको चाहिए भी होगा। सही। फैज़ान, आप मुझे ये बताओ कि कितना भाइयों के साथ आपने परफॉर्म किया जब इन लोगों ने परफॉर्म किया? दूसरा ये भी कि कभी भी कोई जैसे कॉलेज के इवेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के इवेंट्स होते हैं, शादी के घर में जब इवेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा शुगल कौन लगाता है? एक्चुअली मुझे लगाना पड़ता है गिटार, ये क्योंकि कैरी करने में आसान होता है। हाँ, और अच्छा गिटार को ना जरा जल्दी आप बजा, इसके लिए आपको थोड़ा सा ना एक बीट बांधनी पड़ती है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। गिटार आपने रखा गोद में, तो घर में बच्चों की तरफ से भी कोई कजन्स वगैरह आते होंगे, तो आज फैज़ान भाई ये सुना दो, ये वाला कल्चर भी चलता होगा। बिल्कुल ये चलता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंज इसलिए भी है क्योंकि हमारी फैमिली में ज़्यादातर क्लासिकल का है। अच्छा। तो वो इसीलिए उसको सुन के खुश होते हैं, तो अप्रिशिएट करते हैं। क्लासिकल सुनने वाले जो हों, फिर आपको ज़्यादा उसमें परफॉर्म करने में भी मज़ा आता है आपकी फैमिली में। और हम उठते बैठते मतलब इस चीज़ को सीख लेते हैं हर बात पे। वालिद साहब से, चचा मेरे उस्ताद गुलाम फरीद निज़ामी साहब हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उनसे प्रॉपर स्टूडेंट हुआ, तो उनसे सीखते कोई हैं। ऐसी चीज़ जो बाबा से सीखी हो और गुनगुनाई भी हो, या इस तरह से आपने इसको किया हो, म्यूज़िक में कन्वर्ट किया हो, क्या था ऐसा, वो कितना टाइम लगा, और वो क्या है जो अब हम भी सुन सकते हैं? खाब तिलक जो हज़रत अमीर रहमतुल्लाह अलैह का, हाँ। उसके साथ जो है इसको कोशिश करूँगा कि कंबाइन करके परफॉर्म Done. जी, थैंक यू।
अरसलान अभी तक कहाँ कहाँ पर परफॉर्म किया? मैं तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान कर चुका हूँ परफॉर्म। प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी परफॉर्म कर चुका हूँ और इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म कर चुका हूँ। बोस्नियन थे, इटालियन, चाइनीज़। तो फ्यूजन था वो? फ्यूजन था। उनकी कंपोजिशंस थी तो उनके कंपोजिशंस को प्ले करना था सितार पे। एक जगह तो ऐसा भी हुआ था कि जहाँ पे कि उनकी कंपोजिशन हमने कहा हम आपकी परफॉर्म करते हैं, आप हमारी परफॉर्म करें, लेकिन उनके लिए वो मुश्किल हो गया। लेकिन हमने जस्ट हाँ वो नहीं परफॉर्म कर सके थे, हमने उनकी कंपोजिशंस परफॉर्म की थी। तो कितना डिफरेंस होता है मतलब उनकी म्यूजिक में या उनकी जो कल्चरल बीट्स होती है उनको पिक करने में, या मतलब किस किस्म का एक म्यूजिकल टच होता है? देखा जाए तो वेस्टर्न क्लासिक भी जो है ना बहुत हद तक जो है थोड़ा बहुत जो है इससे रिजेम्बलेंस है। मतलब उनके स्केल्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं कि लेकिन सुर तो कायनात में अल्लाह पाक ने साथ ही बनाए। वो कोई वेस्टर्न होगा, ईस्टर्न होगा, कहीं का भी दुनिया का होगा ना, इस पूरी कायनात में जितने सुर हैं वो साथ हैं, जिसके 12 नोट्स बन जाते हैं माइनर को इंक्लूड करके। मेजर माइनर मिक्स करके 12 नोट्स हो जाते हैं और टोटल जो नोट्स हैं वो 7 हैं। तो वो बेशक अमेरिका का हो, चाइना का हो, कहीं का भी होगा परफॉर्मर, ये आर्टिस्ट होगा, वो इन 7 नोट्स के अंदर ही, बस ये सुनने वाले पे डिपेंड करता है आर्टिस्ट इतना समझने वाला हो कि वो जस्ट सुर को सुन के उसको पिक कर सके। दैट्स रियली नाइस और बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा खैर आप कोई चीज़ समझ के जब करते हैं ना तो उसको करने का तरीका या उसका अंदाज ही बड़ा मुख्तलिफ होता है। घर में कोई अम्मी के अलावा कोई बहन नहीं, कोई वो नहीं, भाई सारे शुगर लगाते रहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अंकल तो वैसे, और जब अंकल भी सपोर्ट के लिए बैठते होंगे आपके वालिद साहब, तो मेरे ख्याल से फिर वालदा तो फिर बैठ के बस सुनती होंगी। बिल्कुल ऐसा है, सुनना समटाइम्स ऐसा होता है कि वालदा भी इस चीज़ को सुनती हैं, वो अप्रिशिएट करती हैं कि अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन ये कि वालिद साहब खुद इस चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं तो वो अच्छे तरीके से समझा भी देते हैं। जहाँ मिस्टेक गलती होती है तो वो समझा भी देते हैं और बता भी देते हैं कि ख्वाहिश क्या है अरसलान आपकी भी फैज़ान कि भाई हम इस लेवल तक जाकर परफॉर्म करना चाह रहे हैं, क्या माइंड मेकिंग की है? इसमें एक बंदा सेट नहीं कर सकता कि ये आपकी मतलब बस कह रहे हैं कि लोगों का माइंड ग्रूम करें म्यूजिक से। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे यहाँ जो आजकल ट्रेडिशन बना हुआ है, हमारी जो कम्युनिटी बेसिकली करे वो वेस्टर्न को ज़्यादा फॉलो कर रही है और अपने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा ये पीछे कर चुके हैं और आपको बहुत ही रेयर मिलेंगे। हमें मेलोडी तो बहुत ही कम सुनने को मिलती है ना, बहुत दूर दराज इलाकों से, गांव देहातों से लोग आए हुए तो जो बांसुरी का म्यूजिक हमें सुनाते हैं, जैसे कि रबाब है या सितार है, हम लोग केपी की तरफ कह देंगे कि वहाँ का कल्चर है। हमने जो हम क्या कहते हैं शहरों में रहने वाले लोग हैं, हमने तो उस कल्चर को अडॉप्ट ही नहीं किया आज तक। बिल्कुल ऐसा ही है और अडॉप्ट कर भी नहीं रहा है फर्दर। हाँ हमारे यहाँ जो इसके ऊपर वर्क हो भी नहीं रहा, क्योंकि एट द गवर्नमेंट लेवल उनको चाहिए कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाएं, आप ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स करें जहाँ पे म्यूज़िक का हो और जहाँ पे आपको कल्चरल ट्रेडिशनल ये सब आप कर सकें और उसमें आपको ईजीली हो। अब हमारे यहाँ गिने चुने कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं रिगार्डिंग म्यूज़िक जो हैं या रिगार्डिंग आर्ट्स, सो फिर उसमें आपको ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स का रेशियो जो वो ज़्यादा बढ़ जाता है और इतना हो भी नहीं पाता। जो है प्रॉपर इस चीज़ को मतलब सितार को और इन चीज़ों को लेके नहीं चल रहे, पता ही नहीं रहे। नहीं ये बिल्कुल ठीक है, कोई भी बड़ा इवेंट हो रहा है, कोई भी टेस्ट फूड फेस्ट हो रहा है तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े सिंगर्स आके उनका कॉन्सर्ट होता है, लेकिन हम मेलोडी और कल्चरल जो म्यूजिक है उसकी तरफ लेके नहीं आ रहे। हम मार्केट में लेकर आएंगे तो सुनने वाले सुनेंगे ना। और अपने अवाम को, अपने यूथ को, नेक्स्ट जनरेशन को बताना ये बहुत ज़रूरी है। अगर अब नहीं बताएंगे ना तो मुझे इस चीज़ में डार्क फ्यूचर नज़र आता है पाकिस्तान का, कि अल्लाह पाक खैर करे, ये ना हो कि ये हमारे मुल्क से ही ख़त्म हो जाए। आपने मुझे ऐसा फ्यूजन सुनाना है क्योंकि हम लोग बस तकरीबन कुछ ही मिनट्स रह गए, हम लोग क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरी तरफ से तो टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ आप लोगों को होगा और ये दोनों आप लोगों को अपने अंदाज में अल्लाह हाफिज़ करेंगे। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कुछ ऐसा जो थोड़ा मॉडर्न भी हो और थोड़ा क्लासिकल भी हो, जो अब ये हमारी यंग जनरेशन, अब ये यूथ के लिए। जी तो ये सिंगिंग के लिए अभी फैज़ान निज़ामी परफॉर्म करेंगे। तो एक ट्रैक है, आप इस तरह तो होश उड़ाया ना कीजिए। आए हाय, अच्छा जी, ओके सुनाइए। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो होश
किसके ख्याल में, कहिए क्यों आप महव है, किसके ख्याल में, हमसे तो दिल की बात छुपाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो होश। यूं मद भरे निगाह उठाया न कीजिए, यूं मद भरे निगाह उठाया न कीजिए, पीना हराम है तो पिलाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए,